इस पॉडकास्ट और इस कॉन्वर्जेशन का मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम लोग को सिखा सके कि जो एग्जिस्टिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको वो थोड़ा और सस्टेनेबल रीजनरेटिव कैसे कर सकें। तो आपके अनुसार व्हाट इज रॉन्ग विद फर्टिलाइजर, कि हम तो प्लांट को अगर जितना जरूरत है उतना फर्टिलाइजर दें, तो उसमें क्या गलत है? बहुत सारे फर्टिलाइजर नॉन कार्सिनोजन। यूरोप की यही हालत है। यूरोप में आज टमाटर, क्यूकम्बर जो हाइड्रोपोनिक में ग्रो होता है, स्पेशली हॉलैंड में इतने बड़े स्केल में ग्रो होता है कि वहाँ पे हर चौथा आदमी को डिटेक्टेड या अनडिटेक्टेड कैंसर है। ये हालत है वहाँ पे। आपका जो सॉइल का माइक्रोब्स है वो इम्प्रूव हुआ है, माइक्रोबियल एक्टिविटी, वो आप देखें। हमने जब कंपनी ली थी चलाने के लिए यहाँ पे केन्या में, तो उसका अराउंड 0.3-0.4 के आसपास था ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। आज वो ऑलमोस्ट 4 to 5% तक आते हैं। जब पहले बारिश गिरती थी हमारे फार्म में तो पूरा मिट्टी में पानी ऐसे जमा रहता था एक दिन के लिए पूरा। आज कितनी भी बारिश गिरे तो भी एक बूंद भी पानी जमीन के ऊपर नहीं रहेगा, पूरा का पूरा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। तो इट मीन माइक्रोबायोलॉजिकली और रिच सॉइल हो गई है। हम लोग प्लांट का ऊपर से कॉस्मेटिकली उसका न्यूट्रिशन लेवल चेंज करने लग गए। उसके वजह से प्लांट का फोटोसिंथेसिस इंप्रूव हो गया, उसके वजह से रूट अच्छे होने लग गए, उसके वजह से सॉइल भी इंप्रूव होने लग गए। अब तक हम सॉइल के ऊपर फोकस कर रहे थे, अभी हमने प्लांट्स को यूज किया सॉइल को इंप्रूव करने के लिए। और हम लोग अमावस्या पूर्णिमा को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर 85% मॉइस्चर होता है, पानी होता है। और मून की ग्रेविटेशनल पावर इतनी पावरफुल है, जैसे आप टाइड्स, लो टाइड्स और हाई टाइड्स देखते हैं, मून के हिसाब से जब पूर्णिमा होती है तो प्लांट की सब एनर्जी ऊपर की तरफ आती है और अमावस्या को सब रूट्स की तरफ चले जाता है। अगर इसी एग्जिस्टिंग लैंड को सही प्रकार से यूज किया जाए तो हम पूरे भारत और दुनिया को खाना खिला सकते हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों मिला के पूरे भारत के पॉपुलेशन को आराम से खाना दे सकता है। एक आदमी के लिए सिर्फ 0.18 हेक्टेयर्स पर ईयर इज मोर देन इनफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बार ये एपिसोड हम एक ऑनलाइन फॉर्मेट में कर रहे हैं। इसके दो कारण है। सबसे पहले कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अभी स्टूडियो नहीं जा पा रहा हूँ, मैं ऑन फार्म नहीं जा पा रहा हूँ। जल्दी से मैं उम्मीद करता हूँ ये समय खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं सोचा क्यों नहीं इस सिचुएशन का एडवांटेज लेके हम कुछ ऐसे गेस्ट से कनेक्ट करें ऑनलाइन माध्यम से जिनसे शायद इन पर्सन मिलना मुश्किल होगा। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान है मिस्टर अविनाश मोकाटे सर, जो रहते हैं केन्या में। ये एक इंडियन ओरिजिन आदमी है। इन्होंने भारत में महाराष्ट्र में एमपीके में अपना पढ़ाई किया, लेकिन इनके करियर ने इन्हें एग्रीकल्चर के द्वारा केन्या तक ले गया। आज के एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग की तरफ ट्रांजिशन। जी हाँ दोस्तों, अविनाश सर दुनिया के एक वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर ग्रुप्स ब्लैक ट्यूलिप के कंपनी के डायरेक्टर हैं, सनफ्लोरिटेक, जहां उन्होंने नोटिस किया कि केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग में ट्रांजिशन करना मुमकिन है। कुछ ऐसा उनमें चमका कुछ साल पहले कि वो डिसाइड किया जिस प्रकार से आज खेती हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हुए, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, वो सही नहीं है। और वो प्रयास कर रहे हैं कि उनके लर्निंग्स, वो एक सुभाष पालेकर सर के एक स्टूडेंट भी हैं, को वो कैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकें। आज के एपिसोड में हमने इनकी जर्नी के बारे में समझा है, कैसे केमिकल फार्मिंग से नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, एग्जिस्टिंग फार्मिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड एज अ कंट्री एंड एज अ वर्ल्ड हमें एग्रीकल्चर को कैसे अप्रोच करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है और मैं वादा करना चाहता हूं कि आगे बढ़ते ही हम बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाएंगे। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए कि ऐसे कौन से गेस्ट से हमें ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहिए ताकि आप तक हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पहुंचाते रहें। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर अविनाश मोकाटे सर, ओनली ऑन एग्री टॉक। अविनाश सर, फर्स्टली थैंक यू आपके टाइम के लिए। आई थिंक ये फॉर्मेट में आप हमारे पहले गेस्ट हैं। मेरे कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं विच वी आर डीलिंग विद, बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू शूट इन स्टूडियो पॉडकास्ट ऑल्सो। फील्ड पे नहीं जा पा रहा हूँ अभी, बट सोचा इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आप अभी केन्या में हैं, आपका ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। बहुत ही यूनिक ब्लेंड ऑफ एग्रीकल्चर है। एमपीके में पढ़ाई किया, इंडिया में काम किया, ग्लोबली काम किया। डे वन से आपका प्लान एग्रीकल्चर था, ये कैसे शुरू हुआ? ये दैट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। कल मैंने एग्रीकल्चर ज्वाइन किया बिकॉज
मुझे किसी ने बोला कि एग्रीकल्चर में से आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकते हो या यूपीएससी से यू कैन गेट इनटू पुलिस। आई वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ गेटिंग इनटू आईपीएस पोजीशन और पुलिस पुलिस पोजीशन, अच्छा। फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि पिताजी आर्मी नेवी में से थे, फिर वो बैकग्राउंड था घर में, बट आई वांटेड टू गेट इनटू पुलिस। बट फिर देखा कि दिस वाज वन ऑफ द वे यू कैन गेट इनटू पब्लिक सर्विसेज, गेट इनटू एग्रीकल्चर। 4 साल पढ़ाई करो कॉलेज की, जैसे वैसे पास हो जाओ, उस समय अपनी एग्जाम की तैयारी करो एंड देन गेट इनटू द पब्लिक सर्विस। दैट वाज हाउ आई एंटर्ड। आई थिंक सर आपका एक्सपीरियंस, जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, मैं आपसे मिला भी हूँ पहले, बट सिंस आई बीन फॉलोइंग यू मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक ट्रांजिशन सॉर्ट ऑफ आया है आपके पूरे करियर में, राइट? बहुत या कम लोग के पास आपका एक्सपीरियंस भी होता है एंड एक सस्टेनेबल अप्रोच एग्रीकल्चर के प्रति भी होता है। अब मैं इंडस्ट्री में 2-3 साल से हूँ आए, मैं जानता हूँ बहुत ही सरफेस लेवल पे खेती कैसे हो रहा है, बट आपने वो डे वन से देखा है। इस पॉडकास्ट और इस कॉन्वर्जेशन का मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम लोग को सिखा सके कि जो एग्जिस्टिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको वो थोड़ा और सस्टेनेबल रीजनरेटिव कैसे कर सकें। क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने दोनों दुनिया देखा है। आप पूरा, मैं आपका लिंक्डइन भी पढ़ रहा था कल, जो भी पोस्ट आप शेयर करते, जो भी आप एडवोकेट करते हो, आप कह रहे हो कि जिस प्रकार से आज शायद खेती हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपके इस पूरे जर्नी में वापस आना चाहूंगा, ये ट्रांजिशन आया कब आपको, कब क्या रियलाइजेशन हुआ कि शायद जिस प्रकार से हम खेती कर रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर इसमें कुछ बदलाव लाना जरूरी है? आई एम श्योर ये ओवरनाइट नहीं हुआ होगा, बिकॉज हाइड्रोपोनिक्स भी आपने किया, केमिकल्स आपने यूज किया, फर्टिलाइजर आपने यूज किया, पेस्टिसाइड आपने यूज किया। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपके लिए? आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड प्रीसमैन, जो ब्रीडिंग कंपनी थी। तो देवर, हाँ, तो उनका अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में काफी पोजीशन था, और हॉलैंड में देवर नंबर 1 एट दैट टाइम इन रोजेस। गुलाब में पैशन नाम की वैरायटी होती थी, देवर नंबर 1 इन रेड रोजेस। तो दे वर प्रीटी वेल ऑफ, और मैं साउथ अमेरिका का मार्केटिंग देखता था। एंड देन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय फ्लावर फार्म। तो हमने खरीदने चालू किया। उस समय ऑप्शन थे, लोग दे भी रहे थे, तो हमने लेना चाहिए। और उसी समय फिर ये इनफ्लो ऑफ फंड्स भी कम हो गए, एंड नया प्लांटेशन किया रोजेस का। एंड देन आई कुड सी दैट द प्लांटेशन आई कुडंट सपोर्ट इट विद पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। क्यों नहीं दैट चल रहा वाज था? फाइन। जैसे फाइनेंशियल पैसा, मेल्टडाउन हो गया ना पैसा अमेरिका पैसा में, की वजह तो से क्या क्या हो जाता चीज? है, लोगों जो फ्लावर फार्म्स होते हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा था। पैसा नहीं मिल रहा है तो रॉयल्टी का पेमेंट नहीं आता है, रॉयल्टी का पेमेंट हमको नहीं आ रहा था, तो हम हमारा जो कमिटमेंट था पेमेंट करने का फार्म खरीदने के बाद, वो नहीं कर पा रहे थे। हमारे सैलरीज भी देने थे लोगों को, वी नीडेड टू गिव फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का जो पैसा लगता वो भी नहीं था। So then we had to pull down ourselves, and then I could see that नया नया प्लांटेशन, और how I cannot manage it। और लोग बोल रहे थे, अविनाश, कैन यू मैनेज इट विदाउट फर्टिलाइजर, कैन यू मैनेज विदाउट पेस्टिसाइड? आई अच्छा। सेड आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, हाउ टू डू इट। अगर तुम नहीं दोगे पैसा इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दिस इज गॉन इन फ्रंट ऑफ मी। तब दैट वाज द थिंग विच क्लिक्ड। बोला, ये खेती ऐसी इतनी खराब क्यों हो सकती है, कि विदाउट इनपुट्स क्यों नहीं खेती हो सकती? जंगल तो चलते रहते हैं, दे आर ग्रोइंग विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। That clicked it, and then I said something is not right. And then 2010, the whole thing, कि पूरा फाइनेंशियल मेल्टडाउन की वजह से कंपनी couldn't cope up, it went into bankruptcy। तो मुझे पूरा वाइंड अप करके I had to come back to India। तो आप 2010 के आसपास ये का कहानी बता रहे हैं? जी, 2010 में 2010 आप की बात है। भारत आए। आप सोचे कि नहीं, अभी तक जो भी मैं सीखा हूँ मुझे अब इसको भूलना होगा। सुभाष पालेकर सर के आपको एक गाइडेंस मिला। एक शॉर्ट बताता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत खींचा जाता है। तो नहीं, कोई बात नहीं सर। देखिए, ये पॉडकास्ट का मेरा उद्देश्य है सिखाना, मतलब जितना आप डीप जाएंगे इनटू दीस पैरामीटर्स उतना लोग सीखेंगे। तो आप जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आपका उसमें एक्सपीरियंस लोग तक पहुंचना आई थिंक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट मी टेक इट विद द फ्लो के साथ लेता हूँ मैं। 2010 में 11 में मैं वापस आ गया। तो उसके बाद मैं ब्लैक ट्यूलिप ग्रुप के लिए एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन हो गया। तो उस समय मेरा जो नॉलेज था वो केमिकल बेस्ड फार्मिंग का ही था, और साथ ही साथ में मैं पालेकर सर का पढ़ाई कर रहा था, वो स्टडिंग। तो दिख रहा था कि ये इम्प्लीमेंट करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को मैं सिखा रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट कि आप ये खाद डालो, ये दवाइयाँ छिड़को, ये सब ऐसे सब वो काम चला, मैं सिखा ही रहा था। तो अभी उसी के बीच में ये ट्रांजिशन मैं खुद कैसे करूं, खुद को भी कैसे करूं, और कहाँ पे ये प्रैक्टिस करूं। तो एज अ कंसल्टेंट फिर मैंने हर एक फार्म पे, जहां जहां पे मैं जाता था, वहां पे एक
सेक्शन लेता था छोटा सा, वहां पे मैं बोलता था ऐसे ऐसे करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग वहाँ पे मल्चिंग मल्चिंग नॉट प्लास्टिक मल्चिंग, आच्छादन बोलते हैं, मतलब बेसिकली क्रॉप रेसिड्यू जो होता है या कंपोस्ट होता है वो जमीन के ऊपर स्प्रेड करके हम काम हमने चालू किया। फिर जीवामृत बनाने के लिए भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज इस कंपनी में जानवर तो एक भी नहीं था। अभी उस समय मैं चेयरमैन से बात किया, बोले एक गाय तो खरीद सकता हूँ क्या? तो बोला कभी भी ले लो, मैं बचपन से गायों के साथ ही बचपन से बड़ा हुआ खेती में। तांजावुर में भी हमारे घर के आंगन में गाय होती थी, तो पहले एक गाय खरीदी। तो ये मैं बोलो दिस इज बेसिकली 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले एक गाय थी। आज कंपनी में पूरी 250-300 गाय के आसपास की संख्या है हमारे, और सबके सब ऑल जेबू काउज है, जिसके ऊपर हम्प होता है पीछे पीठ के ऊपर। तो जर्सी या होल्स्टन फ्रीजन टाइप की नहीं है काउज, या लोकल काउज यहाँ पे भी बहुत है। तो वही काउज का हमने पूरा काफी बड़े स्केल पे किया, और हर एक फार्म पे जीवामृत बना रहे हैं। ठीक है, अभी बना तो रहे हैं, पर एंड ऑफ द डे क्या होता है, इट इज ये कॉम्बिनेशन जो होता है ट्रांजिशन में, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डालना है और जीवामृत भी डालना है, वो कभी भी उसकी फिटिंग नहीं बैठती है। आप कर सकते हो, वो लाइफस्टाइल चेंज जैसे होता है कि जैसे आपको सब मस्ती वगैरह भी करनी है और बाद में आपको अच्छा डिटॉक्स भी करना है, ये सब चलता रहता है। तो हम जीवामृत डाल के डिटॉक्स करते हैं और बाद में सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाल के वापस से सबके सब माइक्रोब्स मारते रहते हैं। तो बैठ ही नहीं रही है फिटिंग। तो बोला ये तो अभी कर तो रहे हैं, इट इज गोइंग ऑन ट्रांजिशन, पर इसमें रेगुलर कमर्शियल फार्म में इसको कैसे फिट करें। तो फिर हमने माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर काम चालू किया कि माइक्रोबायोलॉजी का रोल कैसे रहेगा। तो अपने जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड के अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट रिप्लेसमेंट कर पाएंगे। मैं ये लाइफस्टाइल के साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में जैसे बच्चों को अभी चिकन प्रोटीन चाहिए होता है, तो अगर उसको बोलेंगे नहीं ये प्रोटीन अच्छा नहीं है तुम्हारे सेहत के लिए, तो कुछ सब्स्टिट्यूट तो देना चाहिए ना। तो हमने फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट ढूंढना चालू किया। दिस वाज अराउंड 8-9 years ago। तो हमने उसके ऊपर काम करते रहे। फिर ध्यान में आया कि जब आप फंजीसाइड स्प्रे करोगे तो माइक्रोबायोलॉजी काम नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर समझो आज हमने कोई फंजीसाइड स्प्रे किया तो उसको इम्पैक्ट पेड़ के ऊपर 10-15 दिन आराम से रहता है। तो उस बीच में अगर आपने कोई भी माइक्रोबायोलॉजी का स्प्रे किया, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट का, तो आपको रिजल्ट मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का रेसिडुअल इफेक्ट जो होता है पत्तों के ऊपर खेती में 10-15 दिन का मिनिमम होता है। रिकमेंडेशन भी जो होते हैं ये कंपनी के ऐसे ही होते हैं, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के रिकमेंडेशन। तो ये हमको उसमें भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो बोला ये कहीं तो ये फिटिंग कैसी होगी, स्टार्ट कहाँ पे करें। तो देन द नेक्स्ट जर्नी केम टू नो फ्रॉम ये अपने जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं। अभी ये पालेकर सर का ये मैं कर ही रहा था, पर उनके हिसाब से क्या होता है, हमको पूरी तरह से सिंथेटिक फर्टिलाइजर बंद करना चाहिए तभी ये काम कर पाएगा। तो वो बोलते हैं ना, इट इज बहुत शार्प लाइन होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो नहीं कर पा रहे थे हम। तो फिर मैंने इंटरनेशनल पॉडकास्ट जो होते हैं जैसे यूरोप, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, ये लोगों के पॉडकास्ट सुनना चालू किया, उनकी इंटरव्यूज देखने चालू किए, उनकी बुक्स मंगा लिए, पूरा शेल्फ भर गया बुक्स का भी। तो वो पढ़ना चालू किया कि ये कैसे करते। तो उन्होंने बताया कि ये जब आप हर्बिसाइड यूज करते हो या फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हो, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड जब यूज करते हो, तो जो जमीन के अंदर के माइक्रोब्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। इसका मीनिंग ऐसा है कि हर एक माइक्रोब का एक रोल होता है। माइक्रोब कोई न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करके प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। तो अभी हमारे फर्टिलाइजर प्रोग्राम में कुछ 14-15 फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो उतने लेवल के माइक्रोब्स जिंदा रहते हैं, बाकी सब के सब मर जाते हैं। तो कुछ कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, कोबाल्ट आ गया, वेनेडियम आ गया, सेलेनियम आ गया, निकल आ गया, ये सब चीजें हम कभी खाद के तौर पे कभी देते नहीं है। तो ये मोबिलाइज करने की ताकत ही नहीं रही है प्लांट्स में और मल्टी में, क्योंकि वो खत्म हो गए, मर गए सबके सब। तो ये समझ में आ गया कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स के थ्रू। तो अब ध्यान में आया कि हाँ, हमारी डायरेक्शन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जानी चाहिए टू गेट दिस ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन में शिफ्ट होने के लिए फोलियर न्यूट्रिशन या सॉइल में न्यूट्रिशन जो होता है वो देखना पड़ेगा। अभी सॉइल में डालेंगे तो मर जाएगा, क्योंकि सॉइल इज कंटामिनेटेड, पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है सॉइल। तो फोलियर न्यूट्रिशन के ऊपर हमने शिफ्ट किया। तो फोलियर न्यूट्रिशन मतलब अच्छे टाइप के हाई एंड के फोलियर न्यूट्रिशन खरीदना, उसके साथ में माइक्रोबायोलॉजी का कॉम्बिनेशन हमने चालू किया। दिस सभी ये चीज हमने पिछले 4-5 साल से चालू किया है, उसके रिजल्ट इतने अमेजिंग आने लग गए हमको कि
हम लोग प्लांट का ऊपर से कॉस्मेटिकली उसका न्यूट्रिशन लेवल चेंज करने लग गए, उसके वजह से प्लांट का फोटोसिंथेसिस इंप्रूव हो गया, उसके वजह से रूट अच्छे होने लग गए, उसके वजह से सॉइल भी इंप्रूव होने लग गई। तो हमने क्या किया, प्लांट्स को यूज करना चालू किया। अब तक हम सॉइल के ऊपर फोकस कर रहे थे, अभी हमने प्लांट्स को यूज किया सॉइल को इंप्रूव करने के लिए। और वो सिस्टम अब जाके ऐसी सेट हो गई है कि अभी एक दो फार्म्स हमारे ऐसे हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हमने महीने महीने उसके ऊपर कहीं पे भी कोई फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज ही नहीं किया। सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं हमारे, मैंने बंद नहीं किया है, छोटे मोटे ट्रायल यहाँ वहाँ पे चल रहे हैं, बट कमर्शियल प्रेशर काफी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे टीम के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, तो वो सब सहमे और डरे रहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं बंद कर सकते, क्योंकि वो एक नैरेटिव है पूरे इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड। इफ यू डोंट फीड नहीं करेंगे, खाना नहीं देंगे किस प्लांट्स को, तो वो प्रोडक्शन नहीं देगा, ये नैरेटिव सेट हो गया। तो ऐसे सोच भी नहीं सकते कि बिना खाद के खेती हो सकती है। तो हमने उसका ट्रांजिशन ढूंढ के निकाला, फोलियर न्यूट्रिशन लिया, माइक्रोबायोलॉजिकली फंगस इंसेक्ट्स को मैनेज करना चालू किया और प्लांट की इम्यूनिटी बिल्डअप करनी चालू की। उसकी वजह से अपने आप मट्टी इंप्रूव होने लगी। अभी मट्टी इंप्रूव होती है मतलब कैसे चेक करें, तो हमने इसके टूल्स भी ढूंढ के निकाले। तो टूल्स में हम लोग ब्रिक्स मीटर यूज करते हैं, तो पत्तों का ब्रिक्स देखते हैं। हर रोज हम 9 से 10 बजे के आसपास ब्रिक्स देख के समझ में आ जाता है कि प्लांट का ब्रिक्स लेवल कैसा है। तो उसका साइंस भी अलग से वो भी समझ में आ गया। एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, उन्होंने सिखाया कि ब्रिक्स के ऊपर से कैसे आप इंसेक्ट्स डिटेक्ट कर सकते हैं या फंगस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लांट की हेल्थ के हिसाब से हम वो भी हमने पढ़ाई की, उसका यूज चालू किया कंपनी में। तो ब्रिक्स मीटर हर एक फार्म पे यूज करना चालू हो गया। कुछ कुछ फार्म्स इफेक्टिवली करते हैं, कुछ लोग अभी भी पीछे, पर वो होता ही है, कोई भी काम जब करते हैं कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कोई पीछे होते हैं, सम आर लीडर्स, कोई फॉलोअर होते हैं, वैसे ठीक है, बट डायरेक्शन सेट कर दिए। ब्रिक्स मीटर का ऊपर काम किया, और बाद में ध्यान में आया कि इतने खाद डाल डाल के जमीन भी बहुत खराब हो गई है। तो पानी, जमीन के अंदर पानी है पर हवा नहीं है, और हवा नहीं होगी तो माइक्रोब्स नहीं काम करेंगे। तो उसके ऊपर भी फिर काम चालू किया कि हमने इंस्ट्रूमेंट खरीदा जिसके अंदर हम 10-10 सेंटीमीटर के अंदर पानी का लेवल देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं कंटिन्यूसली। तो उसकी वजह से हमको मालूम पड़ता है कि जमीन के अंदर का पानी का प्रोफाइल कैसा है, उस हिसाब से नेक्स्ट इरिगेशन शेड्यूल कर। हाईटेक एग्रीकल्चर में एक सबसे गलत चीज जो हमने सीखी, जो नॉर्मल नैरेटिव है कि रोज इवापो ट्रांसपिरेशन के हिसाब से पानी देना। समझो पानी का जितना लॉस होता है, बस इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल, जमीन से, और ट्रांसपिरेशन पत्तों से, इसके हिसाब से आप पानी देना दूसरे दिन। ये हमारा हाईटेक एग्रीकल्चर का कंसेप्ट है, ये इजराइल से आया हुआ है, क्योंकि वो रेगिस्तान में खेती करते हैं। हमारे यहाँ पे इतना ऑर्गेनिक मैटर है, और मिट्टी में कैपिलरी मूवमेंट भी होती है, जमीन में नीचे से भी पानी ऊपर आ सकता है। वो इसराइल में नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है वो। तो हमने गलत कंसेप्ट अपने एग्रीकल्चर में यूज किया, तो उसकी वजह से मट्टी में हवा नहीं रही है। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं कि पानी देते समय बहुत पानी दो और फिर उसको गैप दो, जिसकी वजह से मट्टी में हवा भी जाएगी। हवा जब जाएगी तब माइक्रोब्स काम करेंगे। तो हमने पूरे एनवायरमेंट के ऊपर काम किया कि ये एनवायरमेंट ही कैसे रीडिजाइन करें जिसकी वजह से ये पूरी खेती जो है वो सिंप्लीफाई होती जाए। ऐसे इसके ये प्रोसेस चल रहा है। और ये जैसे तुमको बताया कि ट्रांजिशन जो होता है ना, ये सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और ट्रांजिशन पीरियड में ही बहुत सारे किसान हाथ ऊपर कर देते हैं, थक जाते हैं। उस पीरियड में उनको गाइडेंस नहीं मिलता है कैसे करेंगे। तो हमने ये एक्सपीरियंस में ये मालूम पड़ा है कि क्या डिफिकल्ट आती है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो लोगों का होता है। लोगों की जो सोच होती है, 99.9% जो लोगों को सुनने मिलता है वो ऐसा होता है कि ये दवाई मारो, ये शेड्यूल फॉलो करो तभी खेती होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो उसके अगेंस्ट जाके बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चैलेंज रहा है हमको, और वो चल ही रहा है अभी भी, ऐसे नहीं कि ओवरकम हो गया। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, जर्नी है हमारी। आपका जो सॉइल का माइक्रोब्स है वो इम्प्रूव हुआ है, माइक्रोबियल एक्टिविटी वो आप देख रहे हैं? हुआ है, यस। अभी उसको कैसे करते हैं हम लोग, तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर हम रेगुलर मॉनिटर करते हैं, साल में एक बार एनालिसिस करवाते हैं। हमने जब कंपनी ली थी चलाने के लिए यहाँ पे केन्या में, तो उसका अराउंड 0.3-0.4 के आसपास था ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। आज वो ऑलमोस्ट 4 to 5% तक आ गया। प्लस विजुअली अगर देखना होगा तो कैसे बोल सकते हैं, जब पहले बारिश गिरती थी हमारे फार्म में तो पूरा मिट्टी में पानी ऐसे जमा रहता था एक दिन के लिए, पूरा सब तरफ बारिश जब गिरती थी। आज कितनी भी बारिश गिरे तो भी एक बूंद भी पानी जमीन के ऊपर नहीं रहेगा, पूरा का पूरा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। तो इट मीन माइक्रोबायोलॉजिकली और रिच सॉइल हो गई है।
तो ये कुछ विजुअल इंप्रेशन है। मट्टी का कलर भी बदल गया है, पहले थोड़ा सा भूरी भूरी मट्टी होती थी, डस्टी होती थी, अभी मिट्टी का कलर भी ब्राउन हो गया। मट्टी में कहीं पे भी हाथ डालो तो स्मेल अच्छा आता है, जैसे जंगल की मट्टी होती है वैसे स्मेल आता है। ये सब चीजें लोगों को दिखाने के लिए, विजुअल इंप्रेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा फिर हमारे मल्चिंग की वजह से हमारे वर्कर्स हैं, उनको वीडिंग का भी प्रेशर कम हो जाता है। उनके लिए बस उतना हो गया तो भी बहुत खुश होते हैं। वीड्स कम हो गए, खरपतवार कम हो गए तो भी वो खुश हो जाते हैं, बोलते बस हमको मल्च आराम से करेंगे। तो पूरा ग्रेडिंग हॉल में से जितना मटेरियल आता है पूरा खेत में वापस से मल्चिंग के लिए चला जाता है। तो जो मैं समझा उससे 3-4 मेजर चीज पे आपने फोकस किया। आपका उद्देश्य था कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करना है। तो सबसे पहले आपने फोलियर न्यूट्रिशन पे ध्यान देना स्टार्ट किया प्लांट को समझते हुए। दूसरा, मिट्टी को समझने के लिए कि मिट्टी में मॉइस्चर भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ब्रीदिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, मल्चिंग, ये सब पे आपने ओवरऑल फोकस किया। एंड इससे आप कह रहे हैं आपका ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 से 4 to 5%। मुझे लगता है कि सॉइल हेल्थ अगर मेजर करना है तो ऑर्गेनिक कार्बन ही एक तरीका है। अगर आप ये सब करके 4 to 5% ऑर्गेनिक कार्बन कर पा रहे हैं, विच मीन्स बाकी किसान भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट मेरे सर 2 प्रश्न है। आई थिंक एज अ कंज्यूमर अब आपको समझाना है कि पेस्टिसाइड, मैं समझता हूँ सर कि लोग कहते हैं कीड़ा मकोड़ा को अगर आप मार रहे हो वो जहर ही होगा किसी प्रकार का, वो जहर उनके लिए अच्छा नहीं है तो इंसानों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, राइट? तो आई थिंक बहुत सारे लोग को आज ये नॉलेज में आने लगा है, न्यूज में भी आता है कि पेस्टिसाइड लेवल से ज्यादा हमारा आ रहा है। उसका एक काउंटर है कि एक मिनिमल रेसिडुअल लेवल, कहते हैं कि इस लेवल से अगर नीचे है इंसानों के लिए तो सेफ है। वो एक स्टोरी हो गया। अब दूसरा स्टोरी आता है फर्टिलाइजर का। अब फर्टिलाइजर में क्या तकलीफ है सर? जैसे हम कहते हैं फर्टिलाइजर भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, प्लांट को मतलब इतना में चाहिए तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फर्टिलाइजर के रूप में प्लांट को दे रहे हैं। तो आपके अनुसार व्हाट इज रॉन्ग विद फर्टिलाइजर? मुझे भी ये समझना है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि हम तो प्लांट को अगर जितना जरूरत है उतना फर्टिलाइजर दें तो उसमें क्या गलत है? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ये एक सच बात है। इसका एनालिसिस कैसे हुआ था? 1800 में लीबेक ने थियरी बनाई थी। उसने पूरा जो बायोमास होता है उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद उसको ऐश बनाई, उसकी राख बनाई। राख बनाने के बाद में उसको समझ में आया कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसने जो थियरी बनाई वो ये बनाई कि जो जो न्यूट्रिएंट्स मैंने ऐश में देखे, राख में देखा है वो न्यूट्रिएंट हमको हर समय क्रॉप में डालना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट बना उसमें से, उसकी वजह से फर्टिलाइजर प्रोग्राम जनरेट हो गया। फिर हाईटेक एग्रीकल्चर में कैसे बना कि टोटल बायोमास जो जनरेट होता है प्लांट का, उसमें कोई भी प्लांट अगर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 90% तक, 95 to 97% तक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़े प्रमाण में नाइट्रोजन, इसका पूरा समीकरण जो अगर करोगे तो ये 97% तक आता है बायोमास का टोटल वेट। तो बचता क्या है? कभी कभी 1.5-2% जब होता है वो राख होती है। राख प्लांट जलाने के बाद जो बचती है वो राख होती है। दैट इज, वो जो होता है वो मिनरल्स होते हैं, टोटल मिनरल्स, जो जिसके ऊपर हम पूरी एग्रीकल्चर की बिजनेस को सेट करके रखे हैं। वो सिर्फ 1.5-2% ऑफ द बायोमास होता है। तो जो फंडामेंटल चीज होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, जो कहां से आता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये एक ही चीज है दुनिया में जो पंच महाभूत को कन्वर्ट करते हैं फूड में, बाकी कोई नहीं है। एंड एग्रीकल्चरिस्ट, जो हमारे जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है, हमको इसके ऊपर अभिमान होना चाहिए कि हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, बाकी सब सेकेंडरी है। एग्रीकल्चर एक में वे चीज है जो खेती करने वाले, मैं पोल्ट्री वाले भी नहीं बात कर रहा हूँ, एनिमल वाले भी नहीं बात कर रहा हूँ, प्योर एग्रीकल्चर जिनका कनेक्शन मट्टी के साथ में है, प्लांट्स के साथ में, सीड के साथ में। ये वही लोग हैं जो पंच महाभूत को लेके, जिसमें हवा आ गई, पानी आ गया, फायर आ गई, स्पेस आ गया, अग्नि, जो ये सब मिला के ये पंच महाभूत से प्लांट बनता है और वो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का फंडामेंटल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसके अंदर खाना बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, इसके लिए हमने जो बीच में ये सब 97% को भूल गए पूरे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, और हम 1.5% के पीछे लगे हुए। अभी ये 1.5% में पूरी इंडस्ट्री घूमती है, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर, आप जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, फर्टिलाइजर का क्या प्रॉब्लम?
पर हवा में 78% तो नाइट्रोजन होता है। वो 78% नाइट्रोजन वाली जब हवा जमीन के अंदर जाती है तो माइक्रोब अपने आप काम करते हैं। जंगल में भी वही होता है। पर अपने यहाँ पे हम लोग ऊपर से नाइट्रोजन डालते हैं। जमीन में चाहिए उतना फास्फोरस होता है, सिर्फ उसको मोबिलाइज करने के लिए वो माइक्रोब चाहिए। उसको फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। वो जीवामृत में भी होते हैं या आप अलग से भी डाल सकते हैं। जीवामृत में क्या होता है, सिर्फ कंसोर्शिया बन जाता है, पूरी तरह से बहुत सारे माइक्रोब्स एक साथ काम करते हैं। सिंगल माइक्रोब्स भी कभी भी काम नहीं करते अच्छे से। उसको कोरम सेंसिंग कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में। कोरम सेंसिंग मतलब जब एक कोरम बनता है, बहुत सारे लोग जब एक साथ आते हैं तभी डिसीजन बनता है। वैसे माइक्रोबायोलॉजी के लाइफ में वैसे होता है, बहुत सारे माइक्रोब जब एक साथ काम करते हैं तब एक दूसरे को सिम्बायोटिकली हेल्प करते हैं और फिर उससे पूरा इकोसिस्टम बन जाता है मट्टी के अंदर। तो ये फर्टिलाइजर जो है अपनी जो डाले जाते हैं, दे आर बहुत सारे फर्टिलाइजर नॉन कार्सिनोजन है। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट फॉर एग्जांपल, नॉन कार चाहिए उतना डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल वर्ल्ड वाइड कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जो यूज किए जाते हैं हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन में, उसका अगर खाना खाएंगे कोई भी तो इट हैज अ टेंडेंसी, उसका टेंडेंसी जो होता है वो कैंसर की तरफ होता है। यूरोप की यही हालत है। यूरोप में आज टमाटर, क्यूकम्बर जो हाइड्रोपोनिक में ग्रो होता है, स्पेशली हॉलैंड में इतने बड़े स्केल में ग्रो होता है कि वहां पे हर चौथा आदमी को डिटेक्टेड या अनडिटेक्टेड कैंसर है। ये हालत है वहां की। मतलब घरों घरों में वहां पे बात होती है कि मेरे घर में ये रिलेटिव को कैंसर है, उसको कैंसर है। ये हालत है। सिर्फ लोग वहां पे ओपनली, हमको पता नहीं पड़ता है। पर अभी मैं हॉलैंड के लोगों से बहुत पर्सनली कनेक्ट में रहता हूँ, क्योंकि हमारा इम्पोर्टर्स भी है। मैं डच कंपनी के साथ भी काम करता था। सबके घरों में वही हालत है वहां पे, क्योंकि खाना ही कंटामिनेटेड हो चुका है। फास्फोरस का वही होता है, उसकी वजह से एक्सेस फास्फोरस से पूरे जितने लेक्स हैं उसके ऊपर अलगी जमा हो रही है, तो उससे भी पूरा ब्लॉक करता है। फास्फोरस जब फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये जब लीच हो जाते हैं वाटर सिस्टम में, तो बाकी सब न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक कर देता है। फास्फोरस बहुत पावरफुल न्यूट्रिएंट है। इट इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। कैल्शियम को बोलते हैं मदर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस को फादर बोला जाता है। तो फास्फोरस का लीचिंग बाकी सब न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक करने की ताकत रखता है, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती हमारे एग्रीकल्चर में। मट्टी में बहुत अवेलेबल है, सिर्फ एनवायरमेंट क्रिएट करना होता है। हमारी तरफ से एनवायरमेंट क्रिएट करना है, तो अपने आप फिर वो मोबिलाइजेशन चालू हो जाता है। राइट सर, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे फर्टिलाइजर्स भी आप कह रहे हैं दे कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज इन पीपल, देयर आर कैंसर इंसिडेंसेस बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर। जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, फर्टिलाइजर इज द न्यूट्रिशन द प्लांट नीड्स। अगर हम उसको जितना दें, जितना जरूरत है उतना दें, देन देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। सो जो नाइट्रेट्स का आप एग्जांपल दे रहे थे, व्हाट वाज द स्टडी फाइंडिंग एग्जैक्टली, वो क्या हुआ था? Basically, nitrates क्या है? These are fertilizers. There are two forms of nitrogen. One is ammonical form, one is the nitrate form. एक कैटायन है और एक एनायन है। इसका मीनिंग होता है एक पॉजिटिव पार्ट होता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट में नेगेटिव होता है, वो एनायन कहा जाता है। तो अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एक फॉर्म होता है जो नॉर्मली जो स्मेल आता है, कभी कभी आप काउडंग में देखो या यूरिन में जो स्मेल आता है वो अमोनिकल फॉर्म होता है। नाइट्रेट क्या करता है बेसिकली, फंडामेंटली जब सॉइल में गिरता है नाइट्रेट, वो इट सिजल्स आउट ऑल द ऑर्गेनिक कार्बन। जो हम अभी इतनी बात कर रहे थे ऑर्गेनिक कार्बन की, आपके पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर बात किया। ऑर्गेनिक कार्बन इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है ये बेसिकली रूट एक्सुडेट में से आता है। रूट एक्सुडेट्स मतलब क्या होता है, जब आप प्लांट कोई भी लोगे, अगर वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत एक्टिव होगा, मतलब उसका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, तो ऑलमोस्ट 50% जो खाना बनाता है प्लांट, वो रूट्स में से वापस से माइक्रोब्स के लिए खाने के तौर पे आता है। दैट इज कॉल्ड लिक्विड कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन कहा जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन का डेफिनेशन ऐसे होता है कि प्लांट ने जो बनाया होता है उस कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन कहा जाता है। ये रूट एक्सुडेट भी कहा जाते हैं लोग, मतलब रूट्स में से ये रात में ड्रॉपलेट्स के तौर पे ये शुगर आता है और ये माइक्रोब्स को खाना देता है। तो होता है क्या, नाइट्रेट जो है 1 kg ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन जो है 1 kg कैन सिजल आउट 100 किलो के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन को जला देता है, पूरी तरह से जला देता है। मतलब इतना आप मेहनत करते हो, 1 पार्ट नाइट्रोजन 100 पार्ट कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन खत्म कर देता है। तो आपकी जमीन जो है, जितना आप नाइट्रेट फर्टिलाइजर डालते जाओगे उतना ऑर्गेनिक कार्बन आप कंटिन्यूसली जलाते जाओ। अभी इसकी वजह से क्या होता है,
माइक्रोबियल फूड ही नहीं बचता है जमीन में। जमीन पूरी तरह से एडिक्ट हो जाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजर के तौर, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन ये जो है पूरे माइक्रोब्स या पूरे इकोसिस्टम को खाना देता है। वो विमस भी कहा जाता है उसके, मतलब ऑर्गेनिक मैटर, उसके अंदर का कंपोनेंट ऑर्गेनिक कार्बन, और उसके अलावा जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो सब मिला के ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है, पूरा बल्क होता है। ये सब कंपोनेंट में से ऑर्गेनिक कार्बन ही जला देता है नाइट्रेट। उसकी वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है सॉइल का वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। एंड वो डिस्टर्ब होने का मीनिंग ये है कि माइक्रोब का खाना नहीं मिलेगा तो माइक्रोब मर जाएंगे, माइक्रोब मर जाएंगे तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन नहीं होता है, जमीन मर जाती है। जमीन की लाइफ जो होती है वो माइक्रोब से होती है। माइक्रोब्स का मीनिंग जो है सिंपल, वायरस, वायरस के अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अलावा फंगस, प्रोटोजोआ, आर्किएक्स, फिर जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब मिला के पूरा सॉइल फूड वेब बनता है। इसमें जो है हम लोग नाइट्रेट फर्टिलाइजर डाल के उसका खाना ही बंद कर देते, तो वो एनवायरमेंट ही डिस्टर्ब कर देते नाइट्रेट से। उसके अलावा जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने में जितनी एनर्जी वगैरह वेस्ट होती है कंपनी में, वो भी बहुत हाई लेवल पे इट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। एक तरफ से आप कोल एनर्जी लेते हो, उसमें से नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाते हो और खाद डालते हो। खाद डालने के बाद ऑर्गेनिक कार्बन जो भगवान बना के देता है प्लांट के रूट्स के थ्रू, उसको भी जला देते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो हम बर्बाद कर देते हैं नाइट्रेट से। और नाइट्रेट की वजह से कैल्शियम की मोबिलिटी बंद हो जाती है, फास्फोरस की मोबिलिटी प्लांट की बंद हो जाती है, और उसके वजह से प्लांट में बाकी के अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मोबिलाइज नहीं कर पाता है प्लांट। तो ये सब उसके साइड इफेक्ट्स है। ये मैं सॉइल के बारे में बात कर रहा हूँ, प्योरली हाइड्रोपोनिक की नहीं। ये प्योरली सॉइल का जो सॉइल फूड वेब या सॉइल का जो इकोसिस्टम है, एंड पर्माकल्चर का जो इकोसिस्टम, उसके बारे में बात। तो दैट इज द बेस ऑफ नाइट्रेट। और हमारा क्वेश्चन था तो आप कह रहे हैं सर मिट्टी में, सॉइल में किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन या नाइट्रेट का फर्टिलाइजर यूज ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आइडियली स्पीकिंग व्हेन इट कम, अगर आप पर्माकल्चर कंसेप्ट से बात करें या ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से बात करें, या जैसे जैविक खेती जो बात करें, नाइट्रोजन का ये सोर्स नहीं है जो हम फर्टिलाइजर के तौर पे देते। नाइट्रोजन मोबिलाइजेशन हवा से होना चाहिए, हवा में से हवा अंदर जमीन में जानी चाहिए, माइक्रोब ने उसका एसिमिलेशन करना चाहिए, क्योंकि हर एक हवा के यूनिट में 78% नाइट्रोजन होता ही है, 20% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी चाहिए होता है माइक्रोब्स को, तो हवा ही अंदर जानी चाहिए। हवा को हमने बंद कर दिया फर्टिलाइजर दे दे के, हार्ड पैन बना दिया सॉइल में, और पानी हम देते हैं, हम बोलते हैं पानी में से ऑक्सीजन जाता होगा। पानी में इतना फर्टिलाइजर देंगे हम लोग तो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो ऑक्सीजन भी नहीं जाता है उसके। पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हमने कर रखा है फर्टिलाइजर दे के। तो हम जो अलग अलग नाम देते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जस्ट डाइग्रेसिंग कर रहा हूँ थोड़ा। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का मीनिंग हर्ब्स मारने वाला, साइड का मीनिंग मारने वाला। फंजीसाइड, फंगस को मारने वाला। फिर इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने वाला। फर्टिलाइजर को भी ऐसे ही नाम देना चाहिए, फर्टिलाइजर इज बेसिकली सबको मारने वाला है, वो सबसे नंबर 1 है सिंथेटिक फर्टिलाइजर। उसके बाद सब प्रॉब्लम चालू होती है। फर्टिलाइजर आप चालू करो तो आपको हर्ब्स आते हैं, मतलब वीड्स आते हैं, वीड्स मारने के लिए हर्बिसाइड चालू होता है। प्लांट का ब्रिक्स कम हो जाता है। आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर डालो, स्पेशली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर डालोगे तो स्ट्रेट अवे ब्रिक्स उतर जाता है प्लांट का। नाइट्रेट फर्टिलाइजर से ब्रिक्स उतर गया। ब्रिक्स का मीनिंग होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर का जो कंटेंट होता है प्लांट के अंदर, उसको ब्रिक्स कहा जाता है, PRIX। तो ये कम हो गया तो अपने आप इंसेक्ट्स उसको अटैक करते हैं, क्योंकि वो खाना इंसेक्ट के लिए हो जाता है। तो ये सब इट्स अ विशियस सर्कल ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर या उसके अलावा बाकी के सिंथेटिक फर्टिलाइजर का विशियस सर्कल वहां से स्टार्ट हो जाता है। उसको अभी किसी भी मात्रा में मिट्टी में वो, मतलब वो आप कह रहे हैं हानि करेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी डिस्टर्ब करेगा। सॉइललेस में क्या राय है सर आपका? मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपका जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ था। योर जर्नी इन एग्रीकल्चर स्टार्टेड विद हाइड्रोपोनिक्स, एंड ठीक है, हम मिट्टी एक तरफ पे, मिट्टी परमात्मा है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, बट दूसरी ओर पे हाइड्रोपोनिक्स या सॉइललेस कल्टिवेशन आपको लगता है शुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ टूल फॉर फूड सिक्योरिटी? वहां पे मिट्टी का बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे एक ब्लैंक मीडियम है। तो मैं आपका सॉर्ट ऑफ उस पर थॉट लेना चाहता हूँ। आई नो यू हैव सम इंटरेस्टिंग ओपिनियंस ऑन दैट। तो कहाँ से स्टार्ट करें? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाइड्रोपोनिक्स? फूड्स, अभी लेट्स पुट इट टुगेदर। आपने 2 वर्ड यूज किए, हाइड्रोपोनिक, फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी ऑल्सो, ये जो हम सब लोग बात करते हैं, ये हर एक सेमिनार होगा ना दुनिया का, कहीं पे भी, FAO से लेके इंडियन गवर्नमेंट का भी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का भी, सबका फूड सिक्योरिटी भी पहला वर्ड होता है।
पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दुनिया की, तो खाना उसको इतने लोगों को प्रोवाइड करना है। हमारी जमीन कम होते जा रही है और खाना उस प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। फूड सिक्योरिटी कहाँ से है? फूड सिक्योरिटी का अगर आप एनालिसिस करो तो ध्यान में आएगा कि दुनिया की जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, सो कॉल्ड एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 75% जो लैंड है ये सिर्फ एनिमल फूड के लिए यूज होता है, प्योरली एनिमल फूड। 75% ऑफ द लैंड, मतलब 75% एग्रीकल्चर लैंड, उसमें कॉर्न आ गया, मतलब मेज जिसको कहते हैं, फिर उसके पास सोया का कल्टीवेशन होता है। ये प्राइमरी फूड है जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए जाता है, पोर्क इंडस्ट्री के लिए जाता है और फिर बीफ इंडस्ट्री के लिए जाता है दुनिया भर में। 75% आप कह रहे हो? 75%। और ये मेरा डेटा नहीं है, इट इज डॉक्यूमेंटेड, इट इज वर्ल्ड वाइड, आई कैन शेयर इट ऑल्सो फॉर योर पर्पस। डॉक्यूमेंट है उसका। अभी उसके अलावा कैश क्रॉप्स आ गए आपके, शुगर केन आ गए, कॉटन आ गए, फिर ऑयल सीड्स क्रॉप आ गए। ऑयल सीड मतलब फ्यूल फ्रॉम इथेनॉल पर्सपेक्टिव, वो फ्यूल के लिए यूज होते हैं, कैस्टर वगैरह भी यूज होते हैं, ये सब फ्यूल के लिए यूज होते हैं। उसके बाद बचता है लैंड जो सिर्फ खाने के लिए यूज होता है, जो हमारे दुनिया के 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए जो खाना है उसके लिए आई एम टॉकिंग अभी, मैं बात कर रहा हूँ वेजिटेरियन फूड की बात कर। एनिमल फार्मिंग जो है, जो 75% लैंड यूज कर रहा है, वो सिर्फ एनिमल फीड के लिए होता है, जिसमें से सेकेंडरी प्रोटीन मिलता है या सेकेंडरी फूड मिलता है। प्राइमरी फूड जो है हमारा, जो है ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, इसके लिए सिर्फ दुनिया की 10-15% ही लैंड यूज होती है। उसमें फिर थोड़ी बहुत लैंड फ्रूट्स के लिए यूज होती है, वेजिटेबल्स की यूज होती है। ये स्टैटिस्टिक्स ही कहीं पे भी कोई नैरेटिव में आता ही नहीं है। कोई भी सेमिनार या कोई भी एग्जीबिशन, कहीं पे भी स्टार्टिंग पॉइंट इससे होता ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि एनिमल एग्रीकल्चर को कोई भी टच ही नहीं करता है, कोई बात भी नहीं करता है उसके। अगर इतनी जमीन हमारी यूज होती है, उसके अलावा तो ये भी बात नहीं कोई करता है कि कितने हमारी फॉरेस्ट लैंड है हिल्स के ऊपर की, वो चाय और कॉफी के लिए यूज होती है। अभी चाय और कॉफी एसेंशियल में कहाँ पे है? उसकी चाय और कॉफी के लिए श्रीलंका में जाइए, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, केन्या में कितनी लैंड है, ब्राजील में इतनी सारी लैंड है सिर्फ टी और कॉफी के लिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक इकोनॉमी चलती है। वो एसेंशियल फूड में नहीं आता है। अगर किसी आदमी की जो फूड रिक्वायरमेंट आप देखो तो उसकी रिक्वायरमेंट एक आदमी के लिए सिर्फ 0.18 हेक्टेयर्स पर ईयर इज मोर देन इनफ। एक आदमी के लिए, मैं एक आदमी बोल रहा हूँ, एक फैमिली भी पूरी उसमें चल जाती है 0.1 हेक्टेयर, 4 लोगों की। एक साल का खाना आप कह रहे हो लगभग आधा 1 एकड़ में हो सकता है। पंजाब और हरियाणा दोनों मिला के पूरे भारत के पॉपुलेशन को आराम से खाना दे सकता है। मैं इसमें एनिमल फूड नहीं बात कर रहा, मैं खाने की बात कर रहा हूँ। जो वेजिटेरियन फूड है जिसमें दालें हो गई, सीरियल्स हो गए, दैट इज मोर देन इनफ लैंड। बट इसके ऊपर नैरेटिव ऐसी आती ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ये नैरेटिव आएगी नहीं। बस कैश क्रॉप और उसके अलावा एनिमल फीड के ऊपर बहुत ज्यादा लैंड यूटिलाइज हो, मिसयूज है लैंड का। तो आप कह रहे हैं कि मतलब अगर इसी एग्जिस्टिंग लैंड को सही प्रकार से यूज किया जाए तो हम पूरे भारत और दुनिया को खाना खिला सकते हैं। आप कोई भी फार्मर से भी बात कर लीजिए, कितना खाना उगाता है, आपको ध्यान में आ जाएगा कि सरप्लस बनता है खाना। एक आदमी कितना खा खा के खाएगा, पूरे फैमिली भी कितनी खाएगी। बाकी का बेचते थे फार्मर लोग पहले, अभी क्या हो गया है, एनिमल फार्मिंग की वजह से या कैश क्रॉप्स की वजह से लैंड का यूटिलाइजेशन अलग टाइम से हो गया पूरी तरह से, वहां पे मिस हो रहा है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था हाइड्रोपोनिक का। कंसेप्ट वाइज आई एम नॉट अगेंस्ट इट। हाइड्रोपोनिक वहां पे करो जहाँ पे मिट्टी नहीं है अच्छी। एग्जाम्पल आपके नॉर्थ इसमें, सॉरी, डेजर्ट एरिया में जो है, दुबई एरिया जो सेक्टर है, मिडिल ईस्ट एरिया है, इजराइल है, वहां पे काफी हद तक कर सकते हो आप। जहाँ पे मिट्टी नहीं है तो कर लो हाइड्रोपोनिक, तो खाना नहीं बनेगा। ऑर्नामेंटल के लिए आपको करना है, आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पॉट प्लांट्स हो गए या आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ठीक। और जब आप खाने की बात करते हो तो उसका और फूड सिक्योरिटी का कोई रिलेशन नहीं। कैसे खाने क्यों के सर, लिए, ऐसा क्यों आप कहते हो? खाने के ऐसा लिए आप चाहिए, आपको मट्टी में ही खाना उगाना चाहिए, तभी आपको न्यूट्रिएंट डेंस फूड मिलेगा, वो भी आपके लोकेलिटी का मिलेगा। आपकी जो मट्टी होती है आपके आसपास की, वो ही आपके लिए खाना दे सकती है जो आपके जेनेटिक के लिए सूटेबल है, आपके बॉडी के लिए सूटेबल है। आपका जीन्स पैटर्न जो बना है वो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पूर्वजों से बना है। जहाँ पे आप बचपन से उगे हो उसके हिसाब से आपका जीनोम वहाँ पे सेट होता है, आपका डीएनए वैसे सेट होता है। तो वहाँ के आसपास की मिट्टी में जो खाना बनता है वो आपके लिए सूटेबल है। लोकल फूड होना चाहिए जितना हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो भी मट्टी में होना चाहिए। तो मट्टी में जितने मिनरल्स होते हैं वो आपके बॉडी के लिए सूटेबल। वो प्योर, मतलब ये बोलते हैं ना, फिलोसॉफिकल वे ऑफ
लुकिंग एट एग्रीकल्चर, नॉट कमर्शियली। मैं नहीं बात कर रहा। कमर्शियली आप फिर बोलोगे मैं तो दूसरे देश में रहता हूँ, मैं बचपन में मैं मेरे पिताजी तो नॉर्थ इंडिया के थे, मैं सेटल हो गया बैंगलोर में हो गया, अभी ये सब कैसे रिलीज, वो बात अलग है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कैसे समझना चाहिए। आपके 20-25 किलोमीटर के रेडियस में जो मिट्टी है वहां पे आपको खाना बनना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का भी लॉजिस्टिक्स मिनिमम रहेगा, आपका कॉस्ट कम रहेगा, और आपको आपकी मिट्टी आसपास की मिट्टी, वो मिट्टी में से हवा में भी वही खुशबू आती है, पानी भी वहीं का है, उसमें से जो खाना बनता है वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, वो आपको हेल्थ देगा। आजकल का जो खाना है हाइड्रोपोनिक का खाना जो है वो आपको कभी भी न्यूट्रिशन नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट डेंसिटी और हेल्थ। इसके हिसाब से आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको बीमारी ही देगा। आपको लगेगा मैंने खाया है, और वो कार्डबोर्ड खाने के जैसे होता है, पेपर ऐसा खाने कोई के इसमें रिसर्च या कोई ऐसा फाइंडिंग्स है सर? ऐसे काफी हद तक है। हाइड्रोपोनिक का जो फूड है ना उसका न्यूट्रिएंट डेंसिटी के बारे में काफी रिसर्च है, और ये मैं शेयर भी करूंगा आपको। नहीं, डेफिनेटली शेयर करिए। मैं कल एक पढ़ रहा था सर कि लेटेस के लिए उन्होंने रिसर्च किया था, जी तो दे फाउंड कि द शेप एंड प्रोड्यूस ऑफ द हाइड्रोपोनिकली ग्रोन वाज बेटर, यील्ड वाज मच बेटर, बट इन न्यूट्रिशन द मैक्रो न्यूट्रिएंट जो प्रोफाइल होते हैं वो सिमिलर थे, बट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम थे कंपेयर टू सॉइल। तो मैं बस लॉजिकली सोचना चाह रहा हूँ सर, बहुत सारे आई थिंक आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए। प्राकृतिक खेती हो गया या फिर लोकल खाना हो गया। अब मैं एज ए कंज्यूमर सोच रहा हूँ, क्योंकि आपको मुझे एजुकेट करना है, मेरे लिए कितना ये चीज प्रैक्टिकल है। एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ प्राकृतिक खेती का सर। अब प्राकृतिक खेती का फंडामेंटल लॉजिक होता है कि देसी बीज पे हमें खेती करना है ना सर? आज देसी बीज कितने हमारे पास बाकी रह गए? दूसरी ओर पर मुझे दुनिया बताती है, वेस्टर्न मीडिया सब लोग बताते हैं कि बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये सारे फसल मेरे लिए अच्छे हैं, मुझे पसंद भी है। अब ये फसल के देसी बीज है नहीं मेरे पास, अगर मुझे ये खाना है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये हाइड्रोपोनिकली या फर्टिलाइजर ग्रो होके ही आएगा। अब मैं ये खा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए हेल्दी है? क्योंकि फिर मैं पूरे तरीके से कंफ्यूज हूँ। ये मेरा सिचुएशन डेली होता है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, किसका सुनूं किसका नहीं सुनूं, ये एक आदमी के लिए आज जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, राइट? फंडामेंटली बेरी को हम एक सुपर फूड मानते हैं, बट बेरी इज ऑल्सो इन द टॉप 10 मोस्ट स्प्रेड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, राइट? ये दोनों दोनों मतलब कॉन्ट्ररी होते हैं। हमें लोग बताते हैं कि अपने लोकल आसपास का खाना खाओ। मेरे लोकल आसपास में तो बेरी स्ट्रॉबेरी उगता नहीं है, लेकिन डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट बताएगी मुझे कि ये सुपर फूड है, ये खाओ। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीज हो जाते हैं। हाइड्रोपोनिक में बहुत सारे लोग, आपने सुना भी होगा सर, मैंने तो सुना है कि बोलते हैं इसमें एक्चुअली न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज्यादा होता है। ये भी एक है स्कूल ऑफ थॉट लोग में है, मैं नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, मैं बोल रहा हूँ ये भी है, मैं सुना हूँ, दिस ऑल्सो देयर, बट दूसरे ओर पर हाइड्रोपोनिक में नहीं होता रे। सो बिकॉज ऑफ दिस आई फील बहुत सारे डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क हिल जाते हैं लोग के। मैं सिंपल से स्टार्ट करना चाहूंगा, लाइक अगर मुझे खाना खाना है, देसी बीज कहीं खाना होना चाहिए, शुड आई ऑल्सो लुक टूवर्ड स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ऑल दीज थिंग्स? एंड हर चीज सर आज प्रैक्टिकली देसी बीज का फार्मिंग करना पॉसिबल है नहीं। मुझे शिमला मिर्च खाना है तो वो हाइब्रिड सीड ही होगा, आप समझ रहे हो? सो आई नो मैं बहुत सारी चीज मिक्स करके बोल रहा हूँ, बट आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, लाइक व्हाट इज द राइट अप्रोच टू दिस? सही प्रकार से किसान कैसे अप्रोच करे, कंज्यूमर कैसे अप्रोच करे? बेसिकली अभी जैसे सुपरमार्केट का जब से ट्रेंड आ गया है तब से सुपरमार्केट ने क्या डेफिनेशन कर दिया है कि मेरे यहाँ पे साल भर ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसकी वजह से पूरे फार्मर के ऊपर भी प्रेशर आ गया, उसके ऊपर पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम पे प्रेशर आ गया कि हमको ये प्रोडक्ट साल भर प्रोवाइड करना है सुपरमार्केट। पहले क्या होता था, फार्मर्स जो उगाते थे वो मंडी में आता था, वो लोग खरीदते थे। सुपरमार्केट और या कॉर्पोरेट डेफिनेशन आने लग गया, जैसे यूरोपियन सुपरमार्केट में भी जो उनको साल भर चाहिए होता है, वो कॉपी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कारकपुर भी वही बिहेव करेगी, तो सुपरमार्केट्स इंडिया में भी आ रहे हैं, वो सब यूरोपियन कंसेप्ट को कॉपी कर रहे हैं। उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। जो आपका क्वेश्चन था ना कि सीजनल प्रोडक्ट, सीजनलिटी क्या होती है? जैसे आप कहोगे कैरेट्स आ गए, कैबेज आ गए, कॉलीफ्लावर आ गए, ये सीजनली सिर्फ विंटर क्रॉप्स होते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की विंटर क्रॉप्स है। आज कैबेज साल भर आपको देने के लिए हम लोग तैयार हो गए एज अ फार्मर। तो हम लोग गर्मी में कैबेज उगाएंगे, कॉलीफ्लावर भी उगाएंगे, वो रॉन्ग सीजन में अगर ग्रो करेंगे उसके ऊपर हमको दवाइयां मारनी पड़ेगी, खाद डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके राइट सीजन ही, उसका एनवायरमेंट ही नहीं है ग्रो करने का। हम लोग ग्रेप्स ग्रो करते हैं, पोमोग्रेनेट ग्रो करते हैं, ये कहाँ के क्रॉप्स है? दीज आर टेम्परेट क्रॉप्स। टेम्परेट क्रॉप मतलब उसमें से एक विंटर में से निकल के फिर वो उसमें स्प्रिंग में उसका फ्रूटिंग फ्लावरिंग होता है।
फ्लावरिंग होके फिर फ्रूटिंग बनता है, वो विंटर में से निकलता है। हम लोग सिर्फ आप देखोगे तो ग्रेप्स को सिर्फ विंटर में ग्रो करते हैं, विंटर में उसका कटिंग होता है अक्टूबर में, या फिर फरवरी में उसका फ्रूटिंग होता है। और हमको अभी एज अ कंज्यूमर हमको साल भर चाहिए ग्रेप्स, तो साल भर दुनिया भर से कहीं से भी आएंगे, चिली से आएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर से, कहीं से भी उसको चैनलाइज करके हमारे यहाँ पे आए। ब्लूबेरी के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, ब्लूबेरी भी कहाँ हमारा क्रॉप है क्या, इंडिया का है क्या, बाहर से आ रहा है। उसके इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है, इट्स वेरी गुड बेरी। किसी ने बेरी का फार्म देखा है क्या? अभी हमारे केनिया में भी हम बेरीज के फार्म 10-15 साल से देख, पूरा हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन, उसका पीएच मेंटेन करना पड़ता है 4-4.5 के आसपास, तब जाके वो बेरीज वहां पे ग्रो हो रहे हैं। अभी ऐसे बेरीज ग्रो करके हम खाएंगे फुल ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो कौन से आपको उसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी मिलेगी? दिखने के लिए दिखता है बेरी, मैं तो यहाँ पे लाता भी हूँ और कभी खाता भी नहीं हूँ बेरी, वैसे ही फेंक देता हूँ, दोस्त ला के देते हैं मुझे कल को। अपने यहाँ पे जो करवंदा आता है, जैसे आपने महाराष्ट्र के पास में है ना, लोनावाला के यहाँ पे सीजन में, एक सीजन में करवंदा आता है, जामुन आते हैं, ये जो है ये अपने बेरीज है, इसके अंदर चाहिए उतने एंटीऑक्सीडेंट्स है। भारत का नाम भी पहले जाम्बो जाम्ब जाम्बू देश का नाम था भारत का, बिकॉज यहाँ भारत के इतने सारे जामुन के पेड़ होते थे, उन जामुन के पेड़ों से ही हमारे शिप्स बनते थे, जो जहाज बनते थे ट्रेडिंग के लिए, जामुन के पेड़ के लकड़ी से बनते थे। कहने का मतलब ये कि अपने लोकल जो बेरीज अवेलेबल है, उसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल चाहिए उतना मिलेगा आपको, उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि जंगल में उगते हैं। बट नैरेटिव कैसे है वो सेट होता है, आपको कोई फूड को प्रमोट करना है, एग्जाम्पल आपको अवाकाडो प्रमोट करना है, तो यू क्रिएट इट, यू पे फॉर इट, पूरे दुनिया में उस तहलका मचा देगा। और अगर आपको देखना होगा उसके बारे में, तो आप नेटफ्लिक्स में रॉटन नाम की सीरीज है, उसमें आप देख लीजिए, ऐसे सीरीज है अलग अलग, तो एक एक क्रॉप के ऊपर, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर सीरीज बनी हुई नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, रॉटन। रॉटन, उसमें एक इंडस्ट्री को पकड़ते हैं फिर एनालिसिस करते हैं। अभी अवाकाडो का भी जो इंडस्ट्री बना था चिली में, बोलीविया में, उस तरफ वेस्टर्न पार्ट में, मेक्सिको में, तो ग्रीन गोल्ड के नाम से चलता था, उसके ऊपर वहां पे पुलिस लगानी पड़ती थी, आर्मी लगी थी, क्योंकि चोरी होती थी। और उसके अलावा पानी का जो अपटेक इतना ज्यादा बढ़ गया वहां पे कि वहां का वाटर टेबल खत्म हो गया, पानी का रेशनिंग होने लग गया अवाकाडो फार्म्स को, और फार्मर बगल के फार्म्स में लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं। यहाँ पे भी केन्या में, टांजानिया में, वो भी बढ़ते जा रहा है, अभी अवाकाडो का प्लांटेशन एकदम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इंडिया के लोग खा रहे हैं अवाकाडो, इंडियन में, चाइना में बहुत उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि नैरेटिव ऐसे सेट किया है। इतने साल तक क्या हम लोग बीमार थे क्या कि अवाकाडो नहीं था तो इंडियन पॉपुलेशन ने पॉपुलेशन बढ़ाई नहीं, हमारी फर्टिलिटी पुअर थी, अभी अचानक अवाकाडो आ गया, उसमें ओमेगा नाम से कुछ कुछ बात करेंगे लोग, ये आएगा, ये फैटी एसिड, इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। नहीं, बट सर मैं देखो एज अ यंगस्टर मैं सोच रहा हूँ इसको, सबसे बड़ा गैप क्या है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है। मेरा ये मानना है कि ये एक किसान का भी प्रॉब्लम है, कंज्यूमर का भी प्रॉब्लम है। अब उदाहरण के लिए आप बोल रहे हो, मानो कि ब्लूबेरीज में न्यूट्रिशन कम है या फिर पेस्टिसाइड ज्यादा है। अभी पिछले 1-2 साल से भारत में आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, हल्दी और अदरक का भी खेती सॉइललेस में हो रहा है, ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, इनफैक्ट हमारे कंटेंट की वजह से ही हुआ है। बट क्या मैं इसको टेस्ट करके कंपेयर कर सकता हूँ कि मिट्टी वाले हल्दी का ये आउटपुट है और सॉइललेस वाली हल्दी का ये आउटपुट है, इसका टर्मरिक कितना है, इसका टर्मरिक कितना है, और अगर दोनों में मुझे सिमिलैरिटीज दिखे देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं आपको बस काउंटर करना चाह रहा हूँ विद अ लॉजिकल थॉट प्रोसेस। आई नो यू कैन ब्रिंग योर एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव टू दिस। अभी तुमने एनालिसिस की बात की, और एनालिसिस नॉर्मली पहले कौन करता था? ये सब यूनिवर्सिटीज करते थे या कोई रिसर्च के लोग करते थे। आज अगर आप देखो तो यूनिवर्सिटीज जो है, पूरा उसका जो फंडिंग होता है रिसर्च का, ये प्रीपेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आउटपुट ये चाहिए, एक्स ऐसा आउटपुट चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको दिखाना है कि मुझे रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ये पहले से ही बताया दिया जाता है, उस हिसाब से फंडिंग होता है, उस हिसाब से पैसा दिया जाता है यूनिवर्सिटी को, ये रिसर्च करके दो और ये मुझे पेपर, ये मेरा इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे ही रिसर्च। कौन करता है ये फंडिंग सर? मल्टीनेशनल्स, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया के आईसीआर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का पूरा एग्रीकल्चर रिसर्च का जो पूरा फंडिंग है, इट इज पीनट्स इन फ्रंट ऑफ सम ऑफ द मल्टीनेशनल का जो रिसर्च किया यूनिवर्सिटी, उसको पेमेंट हो। और ये मेरा भी नहीं टॉपिक है, ये सब इंटरनेशनली स्पोकन चीज है।
आपको इंटरनेशनल कोई कोई पॉडकास्ट सुनने होंगे तो उनको सुन लीजिए, तब आपके ध्यान में आएगा। आर्डन एंडरसन नाम का एक है, डॉक्टर आर्डन एंडरसन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर रॉय आर्चुलेटा बोलता है अगर किसी को सैलरी मिलती है कहीं से तो वो उसके अगेंस्ट कैसे बात करेगा। तो यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च है दैट इज वो टेलर मेड होता है। ये एक बात हो गई। अभी इंडिपेंडेंटली एज अ कंज्यूमर तुमको करना है तो कौन सी बॉडी एनालिसिस करके देगी? इंडिया में कौन सी बॉडी है जो आपका प्रोडक्ट है उसको एनालिसिस करके आपके सामने प्रेजेंट करेगी? ये बताइए। टेस्टिंग लैब्स कोई होंगे सर? कौन पे करेगा उसको? कौन करेगा ये सब? आप ये भी सोचो ना, कौन करेगा? कंज्यूमर के लिए कौन करेगा? यूनिवर्सिटीज या पीएचडी के स्टूडेंट्स करेंगे, उनको फंडिंग कौन करेगा? ये सब चीजें, इसके पीछे का बैकग्राउंड ही हमको पता नहीं। तो अभी हम लोग जैसे भी एग्जांपल, मैं फ्लावर्स में हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, हमारे फ्लावर जब यूरोप में जाते हैं रैंडम सैम्पलिंग किया जाता है, फूल उठाते हैं वो सुपर मार्केट में से, एनालिसिस करते हैं। उसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 350 to 400 यूरो होता है एक सैंपल का। उसमें हमको सिर्फ क्या मिलता है इन्फॉर्मेशन? पेस्टिसाइड्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नाम आते हैं और मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल MRL उसकी लेवल आती है, और कितना अलाउड है वो सामने आता है, ये रिपोर्ट में आता है। उसके हिसाब से हमारे साथ फिर सुपरमार्केट वाले लोग बात करते हैं, बोलते हैं आपके प्रोडक्ट में इतने सारे पेस्टिसाइड दिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उसके लिए। तो हमको एवरी वीक, उनको अभी हमने चालू किया, एवरी वीक हमारा स्प्रे प्रोग्राम क्या है वो हम भेज रहे हैं, दिखाने के लिए हम MRLs कम कर रहे हैं। तो ये फूड के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, जैसे आप यंग बॉयज गर्ल्स जो आपको ये सब इंस्टा में बताते हैं कि ये खाओगे तो ये एडवांटेज मिलेगा, उसके वजह से आप सुपरमार्केट में जाके खरीदते हो क्योंकि आपके पास पॉकेट में पैसा है, यू कैन अफोर्ड इट, तो आप लोग खरीदते हो थिंकिंग कि इससे मुझे फायदा होगा। पर जितना आप इंपोर्टेड आइटम्स खरीदोगे वो जीडीपी के लिए हेल्प करेगा, कोई बिजनेसेस के लिए हेल्प करेगा, और आपके हेल्थ के लिए वो हेल्प नहीं करेगा। आपके हेल्थ के लिए जो हेल्प करेगा वो आपका लोकल फार्मर का प्रोड्यूस, लोकल मट्टी में पॉसिबली ऑर्गेनिकली ग्रोन होगा या विदाउट सिंथेटिक्स ग्रो होगा, तो ही आपको हेल्प करेगा। तो आप अगर ढूंढोगे तो आपको थोड़े बहुत ही आइटम्स मिलेंगे जो ऐसे ग्रो होते हैं, बाकी सब के सब कंटेमिनेटेड, लिटरली कंटेमिनेटेड। आप बोलोगे ठीक है मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, वो पानी भी कंटेमिनेटेड जो आप डालोगे, जहां से आप पानी लेते हो वो भी पानी कंटेमिनेट होके आ रहा है। वो हम लोग चाहते हुए भी ये एनवायरमेंट को बदल नहीं पाते हैं, हम उसके अंदर अटक गए, लिटरली अटक गया। मतलब कल परसों की बात थी, मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको बोला क्या करेगा तू बेटा, जाके पंचकर्म कर और डिटॉक्स कर ले और फिर वापस से रीसेट कर अपने बॉडी को, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पूरी तरह से पंच महाभूत ही हमारे कॉन्टेमिनेटेड है। हवा भी कॉन्टेमिनेट हो गई है, मट्टी भी कॉन्टेमिनेटेड है, पानी भी कॉन्टेमिनेटेड है, तो क्या बचा क्या है? और सनलाइट भी पूरी मिलती नहीं है, पूरे सब तरफ स्मॉग गिरा हुआ है, तो सुबह की सूरज भी अंदर आती नहीं, तो लाइट भी नहीं मिल रही हमको जितने मिलने चाहिए। फिर बोलते विटामिन D3 की कमी हो गई है, B12 की कमी होती जा रही है। ये सब पूरे फूड सिस्टम ही हमारे डिस्टर्ब हो गई पूरी तरह से। तो सबको रीसेट करने के लिए हमको धीरे 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 पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके मिट्टी जब सुधरेगी, प्लांट भी सुधरेंगे, और उसके बाद पानी भी इंप्रूव हो जाएगा, पानी इंप्रूव होगा, हवा भी इंप्रूव हो जाएगी, तब जाके वो पूरा पंच महाभूत को हम लोग रीसेट कर पाएंगे। फिर इतने नीचे हम स्लिप हो चुके हैं, तो अभी रीसेट करना भी मतलब सोचना भी डर लग रहा है कि कैसे हो पाएगा ये सब। और ये बुरा क्यों लगता है? हमारे सामने तुम्हारे जैसी यंग जनरेशन खड़ी है और तुम हमको ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप लोगों ने ये बर्बाद किया है पूरा एग्रीकल्चर और हमारे इकोसिस्टम को, एंड यू आर हैंडिंग इट ओवर टू अस लाइक दिस। तो ये क्या कर सकते हैं? इसलिए हमारे जनरेशन का अभी काम है हम कैसे इसको ठीक करके आपको हैंड ओवर कर सकते। ये सोच जो है ये हम सब में आनी चाहिए। जितने एग्रीकल्चर की फ्रेटर्निटी है ये ऐसी सोचेंगे, तब जाके वो धीरे धीरे हर एक आदमी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करेगा, तब उसका इम्पैक्ट पूरे देश के ऊपर या अपने राज्य, अपने सिटी, सब तरह को गिरने लगेगा। और इस सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो मनी टू बी मेड, इसमें पैसा बनता नहीं है। मैं उसी पे एक्चुअली आने वाला था सर। दो चीजें आई थिंक प्रॉब्लम हमने काफी अच्छे से एस्टेब्लिश किया है। अब समझना है कि मतलब करे भी तो क्या करे। मैं बोल रहा हूँ जब भी मैं ऐसे पॉडकास्ट करता हूँ मेरा पर्सपेक्टिव खुलता है, बट उसके बाद समझ नहीं आता अब इसकी तरफ करूँ क्या। आप समझ रहे हो राइट? अगर मेरे जैसे यंगस्टर्स या कोई फिर किसान ट्रांजिशन करना चाहे वो क्या कर सकता है? सबसे पहले आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाया पैसा का, अभी किसान के लिए एग्रीकल्चर इज लाइक अ कमर्शियल वेंचर है ना। उसको खेती करना है तो उसको खुद के लिए पैसा भी कमाना होगा। पहले क्या था, खेती वाज जस्ट अ वे टू फीड पीपल, बट अभी किसान क्या कर सकता है?
अपने खेती को बेहतर करने के लिए, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने जैसे कुछ चीज अपने जर्नी में किया, मैं थोड़ा एक्शनेबल बनाना चाह रहा हूँ ताकि लोग ये 4-5 पॉइंट एटलीस्ट ले जाए। प्रॉब्लम एस्टैब्लिश तो हम लोग कर लिए, बट क्या किसान कर सकता है अपने खेती को और रीजनरेटिव बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, वो 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए खेती करने के लिए, वो एक पॉइंट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ टू मेक इट कमर्शियली वायबल, मतलब वो भी आई थिंक जरूरी है, वरना लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। कि जब मैंने पढ़ाई की थी पालेकर सर के यहाँ से, उनके सेमिनार करके आया था, तो मैं जब बाहर निकला तो मैं बोला चालू मैं कहाँ से करूँ, मेरे सामने पूरा केमिकल फार्म खड़ा है और ये मैं अभी स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैं मतलब मेरा भी दिमाग पूरा चकरा गया था। बोलते हैं ना, जैसे हम एजुकेशन करके जब इंडस्ट्री में आते हैं तो जॉब में, फर्स्ट जॉब में क्या करना है ये भी मालूम नहीं होता, किसी ने हैंड होल्डिंग करना होता है। तब मैंने उनको ये बोला कि एक कंसेप्ट होता है जिसमें कॉल्ड ट्राइबलिज्म। ट्राइबलिज्म मतलब एक सोच के लोग एक साथ हेल्प एक दूसरे को करना चाहिए इस पीरियड में, विदाउट उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ हेल्प होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के खाना बनाते हो तो वो बोलते हैं, जैसे अपने सनातन इसमें धर्म में बोला जाता है कि ये पॉजिटिव कर्म होता है, अच्छे कर्म होते हैं खाना देना किसी को। तो अगर कोई हर्ब्स का ग्रोअर है यहाँ पे केन्या में ग्रो करता है और यूरोप में एक्सपोर्ट करता है, तो अगर तुम एक्यूमुलेट करोगे गंदे कर्म, फंजीसाइड मारोगे, इंसेक्टिसाइड मारोगे और फिर भेजोगे, तो तुम पता होते ही गंदे कर्म कर रहे हो। अननोन होगा तो बात अलग है। अभी इसका ट्रांजिशन क्या था, तुम कमिंग बैक टू इट, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है पर्माकल्चर का जो कंसेप्ट है, जो विनय सर बोलते हैं, जमीन को ढक के रखना। जमीन हर समय 12 ही महीने, 12 मंथ्स ईयर, पूरे साल भर जमीन ढकी होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, दो एस्पेक्ट से, एक जिंदा क्रॉप से या फिर उसके जो अवशेष होते हैं, तो मृद आच्छादन बोलते हैं, मट्टी का जो होता है, और सॉरी अवशेष प्लांट्स के रेसिड्यूज होते हैं, उससे उसको कवर होना चाहिए, जमीन ढकी होनी चाहिए। रूट्स के भी पहले क्रॉप के जो रूट्स के भी लेफ्ट ओवर होते हैं वो भी जमीन में रहने चाहिए, क्योंकि उससे ट्यूब्स बने होते हैं, उससे नेक्स्ट क्रॉप जो होता है उसके चैनल्स के थ्रू उसके रूट्स वापस से सेट होते हैं। तो नंबर 1 जो काम होता है, बोलते हैं आच्छादन, या पालेकर सर जिसपे आच्छादन बोलते हैं, या हम लोग उसको मल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज लाइव मल्च, वन इज डेड मल्च। डेड मल्च मतलब क्रॉप रेसिड्यू, लाइव मल्च मतलब वो प्लांट लगाना। अभी तुम्हारे कमर्शियल क्रॉप के अंदर तुम क्या लगा सकते हो, जैसे लो डेंसिटी का कोई क्रॉप होगा तो वो क्रॉप अगर उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होगी तो साइड से आप दूसरा कोई क्रॉप लगा सकते हो जो अपोजिट टाइप का उसकी लाइफस्टाइल होगी। समझो हमने मोनोकॉट लगाया तो डाइकॉट का हम नीचे से मल्चिंग कर सकते हैं। अगर डाइकॉट हमारा ग्रो हो रहा है एज अ कमर्शियल क्रॉप, जैसे आपकी ग्राउंडनट वगैरह होगी, तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पूरी तरह से जमीन को ढक लेता है। इनिशियल स्टेज में सिर्फ आपको जमीन को ढकना है, इसमें आप कंपोस्ट से डालो या आपके पुराने क्रॉप रेसिड्यू को डालो। नॉर्थ इंडिया में आप जैसे व्हीट ग्रो करते हो, वहां पे पराली आती है जिसका बहुत न्यूज में आता रहता है, वो जलाते हैं लोग। तो ऐसे कोई भी क्रॉप रेसिड्यू होगा आप स्प्रेड आउट करो। महाराष्ट्र एरिया में आप देखो तो वहां पे शुगर केन का मिलता है, जो साइड के जो लीव्स होते हैं ब्राउन कलर के, उसके टुकड़े टुकड़े करके भी आप स्प्रेड कर सकते हो। सोयाबीन का भी कल्टीवेशन होता है, भले वो जीएमओ हो या नॉन जीएमओ हो, दैट इज इमटेरियल फॉर नाउ। और उसके जो रेसिड्यू, एक बार आपके पॉड्स निकल के आपने सोयाबीन निकाल लिया तो बचा होता है, वो आप आपके खेत में ऊपर से डालो, उसको गाड़ना नहीं है, उसको स्प्रेड करना है। एक बार जमीन ढकना चालू करोगे तब माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ऊपर का जो जमीन का टेम्परेचर है बहुत वाइटल होता है, गर्म नहीं होनी चाहिए जमीन तपनी नहीं चाहिए धूप में। वो क्रॉप रेसिड्यूज अगर होगा तब एनवायरमेंट सेट होगा, पर्माकल्चर जैसे एनवायरमेंट सेट होगा। एनवायरमेंट अगर सेट हो जाएगा तब जाके आप जो जो कुछ करोगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें आप फिर जीवामृत डालो, बीजामृत डालो या देसी सीड लो, जो कुछ करना है आपको करो, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जमीन ढकी होनी चाहिए। कोई भी कमर्शियल फार्म में हम लोग अगर बोलेंगे कि क्रॉप रेसिड्यू को डालो तो पहला एग्रोनॉमिस्ट पहले बोलेगा कि इसके वजह से मुझे इंसेक्ट्स आएंगे, डिजीज आएंगे, इतना डरा हुआ रहता है क्योंकि उसको कॉलेज में से ही सिखाया गया है कि ग्रीन हाउस हो या कल्टीवेशन हो, क्लीन होना चाहिए, मट्टी क्लीन होनी चाहिए। ये फंडामेंटली रॉन्ग नैरेटिव है पूरे इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉन्ग नैरेटिव है। मैं आज अथॉरिटी से पता पा रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस भी किया है और एजुकेशन भी किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद सालों साल वो प्रैक्टिस भी की है, उसके बाद में समझ में आया ये रॉन्ग है। आज हमारे ग्रीन हाउस में
100% क्रॉप रेसिड्यू कवर होता है। मतलब लोग बाहर से घास काट काट के लेके अंदर आते हैं, ग्रीन हाउस Compost के अंदर कह रहे हो? फिर लेके आते हैं हम बाहर से, मटेरियल लाके डालते हैं। इवन गार्डन के अंदर के जो पत्ते गिरे होते हैं वो भी हम जमा करते हैं, डालते हैं। जितना डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं जमीन के ऊपर डाल के जमीन को ढकते हैं और उसके बाद ग्रो करते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे ग्रुप फार्म में सभी फार्म्स करते, एक हाथ दो फार्म करते, सब लोग अभी तक उस लेवल पे पहुंचे नहीं, क्योंकि सब साइड में रह के देख रहे हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। उनको भी 2-3 साल हमको देने पड़ेंगे जब तक उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। वी आर ऑल्सो टेकिंग इट स्लोली स्लोली, बोलते हैं ना, थोड़ा सा लेट उनको भी देखने दो। ये बंदा जिम में जा रहा है, मसल्स कैसे बन रहे हैं, इसकी खेती भी देखे कैसी बन रही है, ये भी अगर हो गया फिर लोग फॉलो करेंगे। तो किसी को लीडरशिप लेनी पड़ती है इसमें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहला पॉइंट है ट्राइबलिज्म की मैं बात कर रहा था। ट्राइबलिज्म का मीनिंग ऐसा है, जैसे ये हर्ब्स का फार्मर आया, वो बोले कि सर आप हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं, वी आर रेडी टू पे फॉर इट। मुझे पैसा दे के नॉलेज बेचना भी नहीं है लिटरली। जो डिफिकल्टीज आएगी आप पूछो, आप फोटो भेजो, हम हेल्प करेंगे। क्योंकि उसके वजह से हमारे ब्रदर्स जो हैं यूरोप में जो खाना खा रहे हैं उनको तो भी खाना अच्छा मिलेगा। हमारे जो ब्रदर सिस्टर यहाँ पे ग्रीन हाउस में काम करते हैं, आपके फार्म में काम करते, दे विल नॉट बी कंटामिनेटेड विद पेस्टिसाइड। जो स्प्रे मारते हैं उसका दवाई भी अंदर नहीं जाएगी बॉडी में। अगर हम पूरे सभी लोगों को ब्रदरहुड की तरफ देखेंगे, दुनिया को सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो अपने आप सिस्टम रीसेट होने लगे। आज हम लोग कैसे देखते हैं कि मुझे कितना पैसा मिलता है, मुझे कितना बेनिफिट मिलता है, वो भले दूसरा आदमी बीमार पड़े मेरे खाने से, उसको कुछ लेना देना नहीं। फार्मर लोग सुबह स्प्रे करते हैं, शाम को हार्वेस्ट करते हैं और मंडी में बेचते हैं। ये हालत है आज भारत में, नहीं सभी जगह पे ये हालत, मेजोरिटी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हम लोग यहाँ से यूरोप भेजते हैं तो हम लोग केयरफुल रहते हैं, क्योंकि हमको प्री हार्वेस्ट इंटरवल, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग केयरफुल रहते हैं। पर भारत में देखो तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये 30 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं कॉलेज में था तभी पे जब फार्मर के यहाँ पे जाता था, सवेरे स्प्रे किया और शाम को पैक करके बॉम्बे को जा रहा है। बोलता है बॉम्बे के लोग पचा लेते हैं। ये बात 30 साल पहले मैंने सुना था, शहर के लोग ये पचाते हैं। ये हालत डायलॉग था ये। और ये खुद के लिए अलग से ग्रोइंग करेंगे। और इतनी मतलब इतनी हद तक हमारी ब्रदरहुड जो बोलते हैं, हमारे एक दूसरे के बारे में ना फीलिंग ही नहीं रही है। इनसेंसिटिव हो गए हम लोग एज अ सोसाइटी। हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दिया है कि उसको क्या होगा। भले उनकी रिलेटिव्स बॉम्बे में रहते होंगे, वही खाएंगे, बीमार होंगे और यहाँ से फिर गांव में से पैसा जाएगा, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उनके दिमाग में वो आता भी नहीं है कि हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स लोग हैं जो वहां पे रहते हैं। तो ये सेंसिटिविटी पार्ट है। तो जैसे आपने ये पॉडकास्ट के माध्यम से आप कंज्यूमर को सेंसिटाइज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंसिटिविटी सब तरफ आनी चाहिए। फार्मर भी सेंसिटाइज होना चाहिए कि मैं जो खाता हूँ वही मेरे आसपास के लोगों को भी देने चाहिए, मंडी में भी वही प्रोडक्ट जाना चाहिए। तो सेंसिटिविटी आनी चाहिए। और उसके लिए जो हमारा खाना होता है ना, वैसे हमारा मन बनता है। अभी ना फिलोसॉफिकली कैसे होता है, राजस, तामस और सात्विक, ये 3 टाइप के खाने होते हैं। तो अगर मेंटालिटी वाइज अगर आप आज की घड़ी में देखो तो भारत में तामसी खाना बहुत बढ़ गया है। तामसी खाने से हमारी वृत्ति भी तामसी हो जाती। तामसी वृत्ति होने की वजह से हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचते। तो एनिमल फार्मिंग जो हम बात कर रहे हैं ना, वो एनिमल फार्मिंग जो है वर्ल्ड वाइड, उसमें तामसी वृत्ति दुनिया भर की बहुत बड़ी हुई है। वो सब सिर्फ अपने लिए देखते, दुनिया के बारे में नहीं देखते। कुटुंब पूरा बोलते हैं ना, जैसे पृथ्वी एक कुटुंब है, वैसी सोच ही नहीं है हमारी बच्ची। हम तो देश में भी नहीं सोचते हैं, हमारे गांव से शहर के बारे में भी नहीं सोचते। ये हमारी मेंटालिटी हो गई। ये खाने से हमारा मन बनता है, तो खाना अच्छा खाओगे तो आपका मन भी अच्छा बनेगा। तो वो आई थिंक सो आई एम गेटिंग टू स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल। नहीं, इट्स ओके। आई थिंक इट पूरा एक इट ऑल कनेक्ट्स, इंटरकनेक्ट, सारे पॉइंट इंटरकनेक्ट करते हैं। आई नो आप कहाँ से आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज इट। बट ये ब्रदरहुड वाला पॉइंट आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है। बट वही तो मैं कह रहा हूँ, ब्रदरहुड तभी आएगा जब रियलाइजेशन होगा कि शायद जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही नहीं है, इसका इम्पैक्ट हो सकता है। उसी के लिए जैसे आपने बोला, ये प्लेटफॉर्म मेरे अनुसार डेटा एंड रिजल्ट्स वो सब दिखाएंगे ना। हमारा जनरेशन क्या है ना सर, देखता है कहीं पे 10 ग्राम प्रोटीन इसमें एडेड है, कुकी हो कुछ भी मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि ऊपर से मुझे दिखता है 10 ग्राम प्रोटीन। हम लोग बहुत सेंसिटाइज हैं टू मार्केटिंग, सोशल मीडिया, मतलब टू ब्रांडिंग, ये सारी चीज। तो अगर हम ये जो
ट्रेडिशनल नॉलेज को या ट्रेडिशनल फार्मिंग को, एंशियंट प्रैक्टिसेस को, आयुर्वेदा को एक तरीके से ब्रांड करके सही तरीके से लोग तक पहुंचा सकते हैं, देन आई थिंक इट विल बी द राइट सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर कंपनीज डूइंग इट. ऐसा नहीं है. अक्षय कल्पा का आप देखो, आई थिंक आई रियली लुक अप टू दैट कंपनी. इफ यू हैव हर्ड ऑफ अक्षय कल्पा, इंडियन बेस्ड कंपनी है. मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाते हैं, देन दे बिल्ड अ D2C बिजनेस अराउंड दैट. मतलब फंडामेंटली इट्स अ गुड बिजनेस, राइट? तो ऐसे मुझे लगता है कि व्हेन वी डू थिंग्स लाइक दैट, इट विल हेल्प इन द लॉन्ग रन. सो ये एक पॉइंट आपने बताया सर मल्चिंग का. उसके अलावा उसके आगे व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप पीपल कैन टेक? तो फंडामेंटली अगर मट्टी को कवर करना आपको समझ में आ गया, दैट इज फर्स्ट. सेकेंडली, आप इंटरक्रॉपिंग, मतलब एक क्रॉप के अंदर दूसरा क्रॉप डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए कर सकते हो तो ट्राई करो. नहीं कर सकते हो तो क्रॉप रोटेशन सेट अच्छे से करो. क्रॉप रोटेशन में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नॉलेज काफी अच्छा है. वो डाइकॉट ले लो, डाइकॉट के बाद में मोनोकॉट ले लो. या ऐसे ये रोटेशन जो अगर आप अच्छे से सेट करो तो बढ़िया आपकी जमीन बनते जाएगी. मतलब हमारे फार्म के बगल में एक वेजिटेबल फार्मर है, 250 एकड़ में पूरा वेजिटेबल कल्टीवेशन करता है. पिछले 8 साल से मैं उसको देख रहा हूँ कैसे कर रहा है. ब्रिटिश आदमी है और उसकी फिलोसॉफी वेरी सिंपल है. उसने क्रॉप रोटेशन पे इतना अच्छा काम किया है कि उसकी मिट्टी इंप्रूव होते जा रही है, उसके पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर कम होता है, उसके स्प्रे कम होता है. तो ये क्रॉप रोटेशन के बारे में था. फिर एनिमल का इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है? तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, एनिमल का रोल क्या है? वो एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में से आपके वहां का माइक्रोबायोम जो है, उस एरिया के मिट्टी का या उस एरिया के जो आपके जंगल होंगे वहां का माइक्रोबायोम आप वापस से री इंट्रोड्यूस कर पाओगे जमीन में, क्योंकि आपने डिस्ट्रॉय किया है केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो आपको री इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा. आपने एक तरफ एनवायरमेंट बना दिया, पर अभी आपको री इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा माइक्रोबायोम. तो प्लांट एनिमल के थ्रू आएगा. एनिमल का गट जो होता है, जैसे काऊ का गट होता है, वो 4 कंपार्टमेंट का होता है. तो उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ बैक्टीरिया डेवलप होते हैं डाइजेशन के लिए. तो वो जो काऊ डंग होता है या कोई भी एनिमल जो आपके वहां पे होगा, उसका जो डंग होता है वो वहां का माइक्रोबायोम को एसिमुलेट करके बना होता है. तो वो आपने इंट्रोड्यूस कैसे करना है? अगर किसी को पॉसिबल होता है तो जीवामृत कर लो, या आप ग्रेजिंग कर सकते हो आपके फील्ड में. जैसे आपका मेज का क्रॉप है या जवार का क्रॉप है, आपका हार्वेस्टिंग होने के बाद में जो बचता है वो खाने के लिए भी आप जानवर छोड़ सकते हो अंदर. जब जानवर अंदर जाएंगे, खाएंगे, वहां पे यूरिनेट करेंगे, काउडंग भी डालेंगे, तो अपने आप उनके पैरों से भी वो जमीन खुल जाती है. और फिर उसके अलावा टिलेज जो है, तो हेवी मशीनरी पूरी तरह से आपने अवॉइड करना है. कैसे करना है वो आपने देखना है. हेवी मशीनरी मतलब ट्रैक्टर्स होते हैं, ये ट्रैक्टर की वजह से सॉइल कॉम्पैक्शन होता है. अभी ट्रैक्टर का क्या प्रॉब्लम हुआ है कि हम लोग कंटिन्यूअसली फर्टिलाइजर डाल डाल के हमने सॉइल को इतना कॉम्पैक्ट कर दिया है कि अभी हमको हेवी और हेवी ट्रैक्टर लगते हैं, क्योंकि जमीन फटती नहीं है, प्लाविंग ही नहीं हो पाता है. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ज्यादा फर्टिलाइजर से कॉम्पैक्शन आ गया. मैं रिपीट कर रहा हूँ कहने के लिए कि हेवी मशीनरी सबसे फेटल है हमारे लिए. तो टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे रोबोटिक टाइप ऑफ स्प्रे इक्विपमेंट ला सकते हैं जहाँ पे हमको मशीनरी हेवी नहीं, पर हमारा काम भी हो सकता है. तो जो कुछ आपको स्प्रे करना है, फिलहाल अभी आप केमिकल फर्टिलाइजर पे काम करते होंगे, पेस्टिसाइड पे करते होंगे, ठीक है, पर मशीनरी आप लाइट मशीनरी के ऊपर काम करो. और धीरे धीरे अगर क्रॉप रेसिड्यू आप ऐड करते जाओगे जमीन में, तो आपका जो ट्रैक्टर भी है वो लाइट वेट होते जाएगा, तो कंपैक्शन कम होगा. एनिमल अगर इंट्रोड्यूस कर पाओगे, जैसे आप प्लाविंग कर सकते हो एनिमल से, बुल से, तो ट्राई करो. या फिर हल्के ट्रैक्टर्स यूज करके आप प्लाविंग करो, कंपैक्शन अवॉइड करो. मैं एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ. एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनवायरमेंट. हमारा काम है एग्रोनॉमिस्ट के तौर पे राइट एनवायरमेंट प्रोवाइड करना. वो सीड अपने आप अपना काम करेगा. हम एनवायरमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं एज एन एग्रीकल्चर, वहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं. एनवायरमेंट हमने कॉपी करना है, जैसे भगवान ने किया पर्माकल्चर कंसेप्ट से, फॉरेस्ट एनवायरमेंट के हिसाब से हमने उसको एनवायरमेंट बना के देना है. बाकी का काम भगवान कर लेता है. दैट इज सेट. सीड्स के ऊपर आपने बताया कि हाइब्रिड सीड्स अभी मिल रहे हैं, अभी देसी सीड भी नहीं मिलती. ठीक है, कोई तो किसी ने स्टार्ट किया है, वो बिजनेस आपके लिए बन सकता है. देसी सीड सप्लाई चालू करो. और उसमें होता है क्या, जो आदमी देसी सीड बनाता है ना, उसको बेचने को भी बड़े बड़े कंपनी जैसे इसकी फीलिंग भी नहीं आती, वो आपको फ्री में दे देगा. तो जीडीपी में उसका इम्पैक्ट नहीं होता है. अभी जैसे किसी ने मुझे बोला मुझे हेल्प करोगे, तो मैं बोलूंगा आराम से हेल्प करूंगा तुमको, पैसे की बात नहीं करूंगा, हेल्प करूंगा किसी को भी फॉर दैट मैटर. क्योंकि वो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी थिंकिंग आ जाएगी ना,
तब आपको किसी से पैसे लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती कुछ हेल्प करने के लिए। तो ये कहने का मतलब है कि इसका जो साइकिल जो है इट इज, ये एग्रीकल्चर और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ में जाता है। एक दूसरे को हेल्प करना जो होता है वो आना चाहिए। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। 2018 में हमको नासिक के दो फार्मर्स ने अप्रोच किया था, तो मिस्टर विलास शिंदे जो आपके पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं, कि नासिक में ग्रेप्स का फार्मिंग का अच्छा सेटअप हुआ है पर फ्लावर इंडस्ट्री इज रन डाउन कम्प्लीटली। वहाँ पे फार्मर्स ऑलमोस्ट आत्महत्या करने जा रहे हैं, इतनी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि पॉली हाउस के ऊपर लोन लिया है, घर भी उसमें बर्बाद हो गया है, रोजेस कर रहे हैं, पूरे ट्रिप्स ने खत्म कर दिया है। उस समय 2015-16 में मैं विजिट करने गया था नासिक में, विलास शिंदे के यहाँ पे गया था, फार्मर्स का ग्रुप मीटिंग किया। उसके बाद में 2018 में उन्होंने हमको 6 एकड़ का पॉली हाउस दिया लीज पे लेके, बोले ये इसमें फ्लावर इंडस्ट्री सेट करो। तो हमने क्रिजांथेमम का इंडस्ट्री सेट किया वहाँ पे, दो लोकल फार्मर को लेके 10 स्टैंडर्ड पास 12 स्टैंडर्ड पास टाइप के दोनों बंदे। आज वो फार्म 2018 से लेके 2025 तक चल रहा है। 2-3 बार हमने वहां पे फर्टिलाइजर डाले होंगे क्योंकि वो जो फार्मर मेरे साथ काम कर रहे थे वो लोग डरे डरे रहते थे, सर किया होगा वो होगा। मैं बोला कुछ मत फिक्र करो, लगे रहो, पर डर रहता था। पर आज इतने सालों में उसमें हम लोगों ने लिटरली नेग्लिजिबल लेवल ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड ऑलमोस्ट जीरो यूज किया हुआ। कहने का मतलब मैं कॉन्फिडेंटली ये बताना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है हाईटेक फार्मिंग में भी। और ये फिर ओपन कल्टीवेशन में तो बहुत ईजी है क्योंकि हर साल मानसून गिरता है, जमीन पूरी डिटॉक्स हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है, उसके बाद में आप आराम से इसको रीसेट कर सकते हो। पॉली हाउस की खेती में बारिश का पानी नहीं मिलता है जमीन को, और बारिश का पानी सबसे वाइटल होता है जमीन को रिचार्ज करने के लिए। उसके अलावा पॉली हाउस की खेती में अल्ट्रावायलेट लाइट जो होता है सूरज का, जो नेचुरल सनलाइट होता है, कभी भी जमीन को मिलता नहीं है। तो आप कभी भी बेनिफिशियल माइक्रोब जो जिस लेवल पे होने चाहिए वो आप डेवलप नहीं कर पाते हो पॉली हाउस की खेती में। आपके पिताजी ने भी मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं इंडिया में, जो चाहिए टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं, तो चलाने वाले नहीं है। और ये फैक्ट है क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है ना यही हमारे गलत है। तो सिर्फ पता है कि इतना शेड्यूल बना के, ये फर्टिलाइजर का शेड्यूल डालो, ये स्प्रे का शेड्यूल है, ये मारो। ये टमाटो का शेड्यूल भी देखेंगे तो ऐसा शॉक लगता है कि ये टमाटो खाएंगे कैसे, इतने फंजीसाइड उसमें इंसेक्टिसाइड पड़े हुए हैं। ये नाम के लिए ठीक है बट इट इज फेटल। पूरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाएगा। बच्चों को आजकल प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, लड़कियों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल 8-9 साल में आने लग गए। पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया ये पूरे ये एग्रीकल्चर की वजह से। इसमें एनिमल एग्रीकल्चर भी ऐड होता है और नॉर्मल एग्रीकल्चर भी ऐड होता है, क्योंकि एनिमल एग्रीकल्चर को जो फीडिंग होता है वो हमारे एग्रीकल्चर से ही होता है। हम ही मेज ग्रो करते हैं, हम ही सोया यूज करेंगे, ग्रो करेंगे। वो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होगा, उसमें क्या स्प्रे करेंगे हमको पता नहीं। वो फीड बाद में जानवरों को जाता है, वो जानवर खाएंगे और वो जानवर को हम बाद में खाएंगे और उसका बाय प्रोडक्ट लेंगे, मिल्क होगा या एग्स होगा, जो कुछ होगा। पूरा सिस्टम वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट होता है। तो रूट कॉज एनालिसिस जो बोलते हैं, रूट कॉज मतलब एग्रीकल्चर को रीसेट करो, जो पंच महाभूत के साथ काम करता है। उसके बाद अपने आप पूरी की पूरी सिस्टम रीसेट हो जाएगी। और एग्रीकल्चर को सेट करने के लिए आपका जो क्वेश्चन था क्या करना है, हाउ द ट्रांजिशन कैसे होना, तो अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, आपका मल्चिंग था, उसके बाद क्रॉप रोटेशन बराबर होना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग अच्छे से होना चाहिए। फिर आपके जो स्प्रे प्रोग्राम होता है, आपने बायो फंजीसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड एज अ रिप्लेसमेंट टू फंजीसाइड देखना चाहिए। मतलब माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स यूज करके ट्राई करना चाहिए, आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज इंडिया में बहुत अच्छे क्वालिटी के माइक्रोब्स बनाते हैं, उसके अच्छे से कॉम्बिनेशन ले लो, कंसोर्शिया लो। कंसोर्शिया मतलब एक साथ बहुत सारे माइक्रोब्स को मिक्स करके स्प्रे करो। सिंगल माइक्रोब कभी भी स्प्रे नहीं करना है, मिक्सचर लेना, वो आप स्प्रे करो। उसके अलावा अच्छे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग है माइक्रोनाइज न्यूट्रिशन होता है, कैल्शियम का भी हो सकता है, जैसे चूना होता है उसका भी माइक्रोनाइजेशन अच्छा होता है। फॉस्फोरस के भी प्रोडक्ट्स बनते हैं अच्छे से, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के भी अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस का पूरा साइकिल ब्रेक हो चुका है हमारा,
कि माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि हम सिर्फ एनपीके फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो उसकी वजह से जो जमीन में माइक्रोब्स होने चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करने वाले, वो पूरी तरह से हमने बर्बाद कर दिए। तो अभी हमको फोलियर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। फिर उसके अलावा कुछ आप जैसे जीवामृत जैसे प्रोडक्ट्स हैं वो आप स्प्रे कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा कंसोर्शियम मिल जाता है। ये सब आप ट्राई करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके एग्जिस्टिंग शेड्यूल जो होता है स्प्रे का, उसमें से आप धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके हाथ से कुछ स्लिप भी हो सकता है, रिएक्शन आपको लेना भी पड़ेगा उस पीरियड के लिए। और ये इसमें ये बोलते हैं ना लाइफस्टाइल चेंज, जैसे धीरे 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 करके आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। 4 कप चाय पीते थे, उसके बजाय 2-3 कप करो, फिर 2 कप करो, फिर 1 कप करो, फिर आधा कप करो। ऐसे करके आपको वीनिंग आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम एडिक्टेड है पूरी तरह से। पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को एडिक्ट हो चुका है, हर्बिसाइड को एडिक्ट हो चुका है। उसमें से डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए बहुत हैंड होल्डिंग लगेगा, पूरे इंडस्ट्री को दुनिया में लगेगा। रीजेनरेटिव का जो ब्रदरहुड चल रहा है, फ्रेटर्निटी बन रही है दुनिया में रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की, उसका मीनिंग यही है कि हमको एक दूसरे को हेल्प करना है इसमें, विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट आउट ऑफ इट। हेल्प करना है क्योंकि ह्यूमैनिटी को हेल्प करना है। तो इसमें ये हेल्पिंग मेंटालिटी जब आएगी ना, तो अपने आप ये रीसेट होने लगेगा। और इसको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें पैसा नहीं बनता है। जब तक पैसा नहीं होता है ना, तब तक इसके ड्राइव ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात सर। आई थिंक 2 पॉइंट मैं एड्रेस करना चाहूंगा बिफोर आई फॉरगेट। आई वांट टू कम बैक टू द महाराष्ट्र वाला स्टोरी, बट आप ही बताओ सर, आज मैं एज ए यंगस्टर अगर आ रहा हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी का अगले 20 साल इस कॉज को कमिट करना है, मैं क्यों करूंगा अगर मुझे उसमें करियर और पैसा नहीं दिख रहा है? मेरा नियत अच्छा है, लाइक ऑफ कोर्स मैं इसको फिर से सोचता हूँ कि व्हाट इज सक्सेस। क्या सक्सेस हम केवल पैसा से मेजर कर सकते हैं? मे बी नॉट, दैट्स नॉट द राइट वे टू मेजर सक्सेस, राइट? दैट बीइंग सेड, क्या मैं इनफ पैसा कमा सकता हूँ सही चीज करते हुए कि मैं इसमें अप्रोच करूं? यस, पर्सनली यस, कि मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ कि मुझे उतना तो करना होगा सो दैट आई एम एबल टू फेंड माई सेल्फ एंड माई फ्यूचर फैमिली। आप समझ रहे हो कि आपने 2-3 बार बोला कि इसमें पैसा का नहीं होगा, आप जो भी करो इसमें पैसा का नहीं होगा, तो मतलब मैं कैसे इसको अप्रोच करूं एज अ यंगस्टर? आप समझ रहे हो? यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ इसका पैसे, जब मैं बात कर रहा हूँ इसका बैकिंग जो होता है, बैकिंग ऑफ मनी जो होता है ना, जैसे ट्रांजिशन में मैं तुमको हेल्प क्यों करूं, मुझे कुछ बेनिफिट होगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा। ये जो मेंटालिटी है ना हम तरफ सब तरफ से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पैसा बनाती है, वो कितना भी पैसा खर्च कर सकती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पैसा बनाती है, तो वो कितना भी पैसा एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर सकती है। आप अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो और आपको हेल्प चाहिए, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा ये मैं पहले सोच रहा हूँ ना, वहीं पे हमारी गाड़ी स्लिप हो रही है। अगर दूसरा क्वेश्चन जो आपका ये है कि ये जो कंसेप्ट है फार्मिंग का, इसमें पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, अगर तुमको जो रेगुलर कन्वेंशनल फार्मिंग में जो पैसे बनते हैं वही आपको अगर इसमें बनते हैं, इससे भी ज्यादा भी बन सकते हैं, तो फिर व्हाई नॉट शिफ्ट इट। आप शिफ्ट बन हो सकते सकते हैं सर, वही आप बन सकते हैं। वही मेरा प्रश्न है आपसे, विच आई वांट टू गो बैक टू दैट, कि जो महाराष्ट्र में आपके वो किसान ने ऐसा अलग क्या किया कि सबसे पहले वो ग्रीन हाउस में कर रहे थे क्रिसैंथेमम। ग्रीन हाउस में मतलब ये फंडामेंटल प्रॉब्लम, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकते हैं, एम आई राइट? तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो बिना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के कर पाए? क्योंकि क्रिसैंथेमम हाई वैल्यू क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, आप पैसा कमा रहे हो तभी कर पा रहे हो। अगर उल्टा आपका इनपुट कॉस्ट अज्यूमिंग कम ही हो गया होगा, तो वो वहां क्या चला? ये फंडामेंटली ये जो कंसेप्ट हमने किया क्रिसैंथेमम का, ये था कि इट वाज सिर्फ फार्मर को वहां पे हेल्प करना था ग्रोइंग का। और क्योंकि मैं उसमें जुड़ा था, मैंने सोचा ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे जो यहाँ का कमर्शियल प्रेशर है वहां पे मुझे नहीं है, नासिक में कमर्शियल प्रेशर, तो मैं ये कर पाऊंगा। तो मैंने वो पहले दिन ही पहले पानी का एनालिसिस निकाला। पानी का एनालिसिस निकाला तो दिखा कि 1 to 1.2 EC का पानी वहां पे वेल में मिल रहा है। वहां की नदी में इतना पानी गंदा है कि हाई EC हाई pH का पानी। बोला सबसे पंच महाभूत का पहला आइटम पिक किया मैंने, पानी। पानी का एनालिसिस करके समझ में आ गया कि पानी का क्या सिचुएशन, मतलब पानी में चाहिए उतने मिनरल्स पड़े हुए हैं, प्लस पॉइजन भी उसके अंदर है, जैसे सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, हाई पीएच आ गया। ये तीनों और कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, क्योंकि ये सब आसपास के फार्म्स में से जो पानी आता है रन ऑफ का, वही उस नदी में आता है या उस वेल में आता है। पहले पानी का एनालिसिस किया, दूसरा सॉइल का एनालिसिस किया। सॉइल में मालूम पड़ा कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो चुका है इस सॉइल।
उसको एनालिसिस किया। तो ये 2 पैरामीटर्स के ऊपर हमने सेट किया, चलो यहाँ से अभी चालू करेंगे। अभी पानी को क्या किया, फर्टिगेशन पूरा 0 कर दिया, बोला कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पानी का पीएच के ऊपर हमने काम, पीएच मैनेजमेंट करेंगे। जिससे पानी में हमने एसिड डालना चालू किया। आज की घड़ी में जो नॉलेज है, व्हाट आई डिड 7-8 साल पहले मैंने जो किया था, वो अभी लग रहा है कि गलत किया था एसिड डाल के, और उस समय के लिए वो ठीक था, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के हिसाब से सोच रहा था कि मेरे पास हाई बाइकार्बोनेट है, उसको मुझे न्यूट्रलाइज करना। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड डाल के मैंने उसको न्यूट्रलाइज किया, पीएच मैंने बैलेंस कर दिया, और वो पानी मैंने खेती में स्टार्ट कर दिया। जॉब डन, पानी का पार्ट रिजॉल्व किया। अभी आगे मट्टी पे। मट्टी को हमने इंप्रूव करने के लिए क्या करना था, हमने हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि ऑर्गेनिक मैटर उसका बढ़ाना है। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए ठीक है, काउ मैन्योर अवेलेबल था। फिर ऑयल केक्स हमने यूज किए, काफी ऑयल केक्स होते हैं, डी ऑयल केक्स जो बोलते हैं, इसके काफी कंपनीज बनाते हैं वेरियस मिक्सचर ऑफ डी ऑयल केक्स। मतलब जब घानी में से तेल निकल जाने के बाद जो बचता है उसके केक्स बनाते हैं। तो ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट है खेती में। आज फैट ऑफ द सॉइल बोलते हैं, जो घी होता है, जैसे हम खाने में 1 चम्मच घी डालते हैं, अच्छा वाला घी, ओके, डब्बे वाला नहीं, अच्छे वाला जानकारी वाला घी, वो जो डालते हैं वो जमीन के अंदर का घी खत्म हो गया है। ट्रेडिशनली पहले फार्मर्स को थोड़ा बहुत ये ऑयल के डी ऑयल केक्स मिलते थे, और वो जमीन में स्प्रेड भी करते थे थोड़े बहुत। अभी तो पिछले 20-25 साल में कहीं सुनने में भी नहीं आता है कि ऑयल केक को यूज भी कर रहा है फार्मिंग में। तो ऑयल केक्स का मिक्सचर जमीन में अगर स्प्रेड हो गया तो दैट वो भी हमने किया। उसके बाद फिर हमने पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम जो है फोलियर न्यूट्रिशन, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड्स सॉइल के लिए, और माइक्रोबायोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया विद जीवामृत। जब भी हम जीवामृत यूज करते हैं स्प्रेइंग के लिए, उसके साथ में टॉपिंग अप करते थे, सो दैट ये मट्टी में मिनरलाइजेशन भी हो जाएगा प्लांट के थ्रू। प्लांट जब ग्रो होता है, प्लांट पे अच्छा स्प्रे करो तो प्लांट का ब्रिक्स बढ़ जाता है। ब्रिक्स बढ़ गया तो अपने आप रूट एक्सुडेट बढ़ जाते हैं। रूट एक्सुडेट बढ़ेंगे तो अपने आप माइक्रोबायोलॉजी बढ़ने लगेगी। ये रोटेशन हम चालू किए। फिर उसके अलावा ट्रैक्टर का काम करते थे, ट्रैक्टर पूरी तरह से बंद कर दिया। वहां पे हमने 2 बुल्स ले लिए, और पूरा बुल्स से हम लोग प्लाविंग करते हैं वहां पे। मतलब उसके वजह से हेवी मशीनरी बंद हो गई। तो आप कह रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन के थ्रू कोई भी फर्टिगेशन आप नहीं दे रहे थे? 0 फर्टिगेशन। ड्रिप इरिगेशन था आपके फार्म पे? अभी भी है, और उसके थ्रू लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी अमावस्या और पूर्णिमा देखते हैं, तो मून कैलेंडर के हिसाब से हम लोग मट्टी के अंदर सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी अप्लाई करते हैं। उसके अलावा कभी कभी ह्यूमिक प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं या फुल्विक प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, जिससे सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सब की वजह से अपने आप जमीन इंप्रूव होने लग जाती है। और हम लोग अमावस्या पूर्णिमा को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बिकॉज ये जो है ना, मून का जो इसको भगवान कहा जाता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट के अंदर 85% मॉइस्चर होता है, पानी होता है, और मून की ग्रेविटेशनल पावर इतनी पावरफुल है, जैसे आप टाइड्स, लो टाइड्स और हाई टाइड्स देखते हैं, तो मून के हिसाब से जब पूर्णिमा होती है तो प्लांट की सब एनर्जी ऊपर की तरफ आती है पूर्णिमा में, और अमावस्या को सब रूट्स की तरफ चले जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो जब अमावस्या होता है तो जितने रूट्स के डिजीजेस होंगे, रूट्स के जो जो इंसेक्ट्स होंगे, नेमाटोड्स वगैरह, उसके उस समय हम फंगल ड्रेंचिंग करते हैं। पेसिलोमाइसिस ड्रेंच करेंगे या नीम का प्रोडक्ट ड्रेंच कर देंगे जमीन में अमावस्या के दिन। और पूर्णिमा के दिन हम फोलियर न्यूट्रिशन देते हैं। फोलियर न्यूट्रिशन में अपटेक बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्लांट की पूरी एनर्जी ऊपर की तरफ होती है। ये 2 चीजें फॉलो करते हैं, और पिछले 7-8 साल से ये टाइप का ग्रोइंग कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कर दिया पूरा मेंटालिटी सब। वो फार्म कमर्शियली वायबल है सर? ऑलमोस्ट 20 साइकिल कंटिन्यूस मोनोक्रॉपिंग के 20 साइकिल लिए एक के बाद एक, हमने हर साल 3-3 साइकिल लेते हैं। फाइनेंशियली भी वायबल है, इसलिए तो सभी शेयर होल्डर अभी भी ज्वाइंट है ना उसके साथ, और बोल रहे और जमीन देखो कहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये हमारे शेयर होल्डर बोल रहे हैं। तो अभी दैट वही, और क्या चाहिए। और उसके अलावा हमारे जो साथ में कुछ 6-7 एकड़ के फार्मर वहां पे जुड़े हुए हैं, उनको भी हमने उसी कंसेप्ट पे डाला है, तुमने ऐसे ही ग्रो करना। अभी ये जो फ्लावर है, ये अगर आप घर में भी रखो तो आपको फिर फीलिंग ऐसी आएगी कि वो पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है। ये आपको मेजर नहीं कर सकते हो। प्लांट का, फ्लावर का जो ऑरा होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉइजन ही नहीं है। क्या ये मॉडल वेजिटेबल सब्जियां में रेप्लिकेबल है आपका, ये सेम मॉडल?
मैंने आपको हायर एंड का मॉडल दिखाया ना फ्लावर्स का, अगर फ्लावर्स मैं कर सकता हूँ तो बाकी तो सब इजी इजी है ना। अच्छा ऐसा, मैं तो सर अभी देखो वो मालूम है, मुझे याद है जब मैं पालेकर सर से मिला था सर, उनसे एक ही प्रश्न पूछा था कि आपका जो ये सुभाष पालेकर कृषि है, क्या ये संरक्षित खेती, ग्रीन हाउसेस, प्रोडक्ट कल्टीवेशन में भी हो सकता है? वो बोले हो सकता है और हो भी रहा है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। फिर क्या होता है कि मैं सोचता हूँ ना कि टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल विजडम साथ आने चाहिए मेरे अनुसार। तो वो अगर सम्मेलन हो जाए तो बहुत सारे नए पॉसिबिलिटीज खुल जाते हैं। अच्छा, तो मेरे हिसाब से आई फील दिस इज सॉर्ट ऑफ द फ्यूचर, कि ये अगर हम ट्रेडिशनल विजडम को टेक्नोलॉजी से जोड़ सके, राइट। फोलियर न्यूट्रिशन, जस्ट टू क्लैरिफाई लोगों के लिए, कि जो भी न्यूट्रिशन है आप वो सीधा प्लांट पे देते हैं थ्रू स्प्रेस, थ्रू लीव्स। बराबर है, पर जो हमारे रेगुलर एनपीके फर्टिलाइजर्स है वो नहीं चलते हैं इसमें। फोलियर न्यूट्रिशन का कॉम्पोजिशन या उसका मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट भी पूरी तरह से अलग होता है, माइक्रोनाइजेशन किया जाता है। कुछ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू पे उसको मोबिलाइज करते हैं। उसके जो चिलेटिंग एजेंट्स भी होते हैं वो भी हमको अलग लगते हैं, अमीनो एसिड बेस्ड चिलेट्स लगते हैं, या फिर लिग्नोसल्फोनेट्स लगते हैं, या प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट चिलेट्स लगते हैं। हमने भी सालों साल आज तक हम लोग जो गलती कर रहे हैं, हम ईडीटीए बेस्ड चिलेट्स यूज करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। ईडीटीए इज अ चिलेट, चिलेट का मीनिंग उसका क्लॉ होता है, क्लॉ, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट फिट करते हैं और फिर वो डिलीवरी मैकेनिज्म जैसे सॉइल में ड्रेंचिंग किया जाता है, वो ईडीटीए चिलेट होता है। तो आज तक हमको ये लगता था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर अभी जो नॉलेज आया, ध्यान में आया, तो चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो मिनरल देने के बाद में वो वैसा क्लॉ दूसरे मिनरल्स को लॉक कर देता है। तो वो हम सालों साल इतने चिलेटिंग एजेंट हमने जमीन में डाले हैं, तो वो सब बाकी के न्यूट्रिएंट्स को भी लॉक करते जा रहा है। तो अभी हमारे ध्यान में आया कि हमको डिफरेंट चिलेटिंग एजेंट ढूंढने हैं जो प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, प्लांट बेस्ड या सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस्ड। उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, मैं भी उसके ऊपर स्टडी ज्यादा कर रहा हूँ। सीवीड्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं, कहाँ से सीवीड आते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो उनका कैसा है, कौन से समय यूज करने चाहिए, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। एक जस्ट फॉर द ऑडियंस बताना चाहता हूँ कि प्लांट की जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये नॉर्मल स्टेजेस होते हैं। उसके बीच में एक स्टेज होती है जिसको हम लोग इंटरनली हम लोग उसको प्रेगनेंसी स्टेज बोलते हैं। जब प्लांट वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज के बीच में जाता है, उसकी वो जो स्टेज होती है जहाँ पे उसके सब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस स्टेज में प्लांट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हम सपोर्ट करें अच्छे न्यूट्रिशन से, फोलियर न्यूट्रिशन से। अगर वो स्टेज हमने अच्छे से मैनेज कर ली तो प्लांट को बहुत सारे हार्वेस्टिंग पीरियड के जो पेस्ट एंड डिजीज होते हैं वो नहीं आते। ये इसके ऊपर हम लोग अभी काफी काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। हुआ क्या है अभिनव, एज एन इंडस्ट्री नॉर्मल सी जो होती है, नॉर्मल सी मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है, फार्म में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। प्रॉब्लम आना और उसको सॉल्व करना इज कंसिडर्ड एज ए हीरोइज्म। उसको हम लोग समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, प्रॉब्लम आया था, मैंने उसको ये मारा, ये ठीक हो गया। अगर प्लांट को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आया पूरे उसके लाइफ में, उसको कोई भी इंक्लूडिंग अस एज मैनेजर्स हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। नॉर्मल सी इज नॉट अप्रिशिएटेड। हेल्दी अगर कोई बच्चा है घर में होगा, का एक्सेस वर्जिश कर रहा है, खाना ठीक से खा रहा है, सब ठीक ठाक कर रहा है, हेल्दी रहता है, परफेक्ट है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। और वही बीमार बच्चा होगा, फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसको ठीक करो, ये करो, फिर पेरेंट्स को भी लगता है हमने कुछ तो काम किया, खास काम किया। और वो बच्चा अगर वो करता है रूटीनली, उसको भी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये हमारे पूरे सिस्टम में रॉन्ग सेट हो गया है। इसका ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हम लोग सिर्फ वो फर्स्ट 1 2 3 जो आते हैं ना बच्चे क्लास में, उनको हम लोग अप्रिशिएट करते। बाकी के 38 स्टूडेंट्स अगर होंगे स्कूल में जो एवरेज है बिलो 3rd नंबर के, उनको हम लोग देखते भी नहीं, एज अ टीचर भी नहीं देखते, एज पेरेंट्स भी नहीं देखते। बेटा 3rd आया तो फर्स्ट क्यों नहीं आया, 2nd क्यों नहीं आया? ये मेंटालिटी जो है ना, ये पूरी तरह से हमारे घर में बैठ चुकी है दिमाग में। उसकी वजह से हम नॉर्मल सी को अप्रिशिएट करना भूल गए, लिटरली भूल गए, वी डोंट अप्रिशिएट। और ये पूरे एग्रीकल्चर में भी आ गई। तो कहने का मतलब हमारे नासिक फार्म का जो है नॉर्मल सी है, आपको प्रेशर ही नहीं आता पेस्ट का, बीच बीच में आया था, पर उसके हिसाब से हम न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना, वापसा पे काम करना, माइक्रोबायोलॉजी पे काम करना कर करके उससे बाहर निकल रहे हैं। और उसका एडवांटेज ऐसे आपको मिल रहा है कि प्लांट का सीडलिंग क्वालिटी भी हमारी अच्छी रहती है, और फिनिश प्रोडक्ट भी जो है प्रोडक्ट उसका वेज लाइफ भी अच्छा रहता है।
जब आप रखोगे घर में भी तो फूल अच्छे रहते हैं। क्या मार्केटिंग नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि अच्छा अगर आप प्रोडक्ट ग्रो करो तो उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहती है, पत्ते भी अच्छे रहते हैं, उसके अंदर एनर्जी भी अच्छी रहती है। लोग फोन करके बोलते हैं, अविनाश तुम्हारे फूल 3-3 हफ्ते तक क्यों ऐसे खड़े के खड़े रहते हो, खत्म ही नहीं हो रहा, कल बोर हो गए हमको देख देख के। मैं छुट्टी पे गया था, रख के गया था, आवाज में वापस आया तो भी फूल वैसे दिख रहे। ये जो है हम पॉजिटिवली लेते हैं ये कमेंट को। और ये फ्रूट्स में भी वेजिटेबल में भी सेम होना चाहिए। फ्रूट सड़ना नहीं चाहिए, उसमें बोट्राइटिस नहीं आना चाहिए। हम रखते हैं शेल्फ में और उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का फंगस आता है, डेट्रीमेंटल, उसमें मतलब उसका मीनिंग उसका ब्रिक्स बहुत ही खराब है, इसलिए उसके ऊपर फंगस आ रहा है। इट शुड श्रिंक हो सकता है वो, बट वो खराब नहीं होना चाहिए। हमको कहा जाता था कि इंसेक्ट ने खाया है तो समझ लो कि उसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं किया गया। रॉन्ग नैरेटिव है। इंसेक्ट अगर कोई प्लांट को खाता है तो वो इंसेक्ट का खाना है, हमारा खाना नहीं है। हमारा खाना मतलब वो एक्सट्रीमली हाई ब्रिक्स तक होना चाहिए प्रोडक्ट, 14-15 ब्रिक्स तक होना चाहिए प्रोडक्ट, तब वो ह्यूमन बीइंग का खाना होता है। उसके नीचे का जितना खाना है वो हमको सिर्फ हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। दैट इज द रियलिटी। अभी सर ब्रिक्स का जब हम बात कर रहे हैं, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो ग्रोअर्स थे, ऑफ कोर्स ब्रिक्स उसमें भी मेजर करते हैं बहुत ही केयरफुली। उनका हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस का ब्रिक्स बहुत अच्छा था। व्हाट डज दैट मीन? ब्रिक्स का मीनिंग है शुगर कंटेंट ऑन द प्लांट। करेक्ट, इज दैट अ गुड थिंग? वो हाइड्रोपोनिक्स का अच्छा है तो? नहीं, ऐसे आ सकता है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आ सकता। अगर आपका न्यूट्रिशन प्लानिंग हाइड्रोपोनिक में आप अच्छे से करो, मॉनिटरिंग अच्छा करो, उसके अलावा हाई एंड का फोलियर न्यूट्रिशन भी दो उसको, या ड्रिप से भी दो, तो भी तुम ब्रिक्स बढ़ा सकते हो उसको। और हुआ कैसा है अभी ना, अभी पूरा ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है, जितने सीड्स वाले कंपनी है या वेजिटेबल वाले कंपनी, उनका पूरा प्रोग्राम ही फर्टिलाइजर बेस्ड प्रोग्राम है। जो पालेकर सर बात करते हैं ना कि क्यों ये काम नहीं करता, देसी बीज क्यों लगते हैं, देसी बीज काम नहीं क्यों नहीं करते अपने सिस्टम में। तो सीड इंडस्ट्री का जितना है, जैसे हमारे फ्लावर का भी ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है, पूरा हाइड्रोपोनिक में होता है। स्ट्रॉबेरी का मैंने कोरिया में भी देखा हुआ है, हॉलैंड में भी देखा है, वहां पे पूरा का पूरा ब्रीडिंग प्रोग्राम ये हाइड्रोपोनिक बेस्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम है। तो जो वैरायटीज हाइड्रोपोनिक में रिस्पॉन्स अच्छा देते, वो ही आगे परपिच्यूट होते, वही उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। वो सिस्टम ही पूरा डेवलप्ड हो गया इस सिस्टम को कैरी करने के लिए आगे जाके। ग्रोअर जो सिस्टम में ग्रो करेगा उस सिस्टम से ब्रीडिंग प्रोग्राम भी बन रहा। वो हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज था, ट्रेडिशनल सीड्स थे, वो सब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ग्रोइंग सिस्टम अलग है। सीड का भी जो इंडस्ट्री महाराष्ट्र में, हैदराबाद में है, वहां के अगर आप सीड प्लॉट्स देखो जहाँ पे वो क्रॉसिंग करते हैं, उसका फर्टिलाइजर रेजिम भी देखो, तो वहां पे देखेंगे फर्टिलाइजर डाल डाल के मेल एंड फीमेल सेट करते हैं, फिर क्रॉसिंग होता है, फिर सीड बनता है, वो सीड आपको बेचेंगे। ये क्यूकम्बर में भी वही है, अफ्रीका में भी वही है, सभी जगह पे सीड का इंडस्ट्री जो है वो फर्टिलाइजर बेस्ड इंडस्ट्री। तो उनका रिस्पॉन्स भी तभी आता है जब आप उसको फर्टिलाइजर दो। तो इसका पूरे का जो मंथन है, जितना आज हमने बात की, इसका मंथन आएगा तो आपको सीड की तरफ आएगा। सीड ही पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है आज की घड़ी, पूरे कॉम्प्रोमाइज। उसके अलावा जब आपने नियोनिकोटिनाइड्स के बारे में बात की थी, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में सीड के ऊपर कोटिंग होता है, फंजीसाइड का और नियोनिकोटिनाइड का कोटिंग होता है। नियोनिकोटिनाइड सीड्स के ऊपर, और कुछ कुछ कंट्री में जैसे केनिया में तो कंपलसरी है, हम लोग सीड खरीद ही नहीं सकते जिसके ऊपर कोटिंग नहीं है। हर भी कोई फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का कोटिंग होना ही चाहिए। हाइब्रिड सीड पे आप कह रहे हैं? सॉरी, ये हाइब्रिड सीड्स पे भी होता है? सब पूरे सीड इंडस्ट्री के ऊपर है, उसके ऊपर कोटिंग होना ही चाहिए, फिर ही आप बेच सकते हो। ये केनिया का रेगुलेशन है। क्यों? सीड इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आएगी, उसके बाद ही हर्बिसाइड इंडस्ट्री आएगी। कोटिंग क्या होता है? जब आपका जैसा सीड होता है, सीड के ऊपर अंदर भी माइक्रोबायोम होता है, सीड के बाहर भी माइक्रोबायोम होता है उसका खुद का। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ का प्लेसेंटा जो होता है वो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। अगर उसकी बच्चे की डिलीवरी सी सेक्शन से होगी और बच्चा निकलते ही उसको पूरी तरह से साफ कर देंगे तो उसकी इम्यूनिटी पूरी डिस्टर्ब रहती है पूरे लाइफ के लिए। बट अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी बच्चे की, मदर का जो पूरा प्लेसेंटा वो पूरे बच्चे का कोटिंग होता है, and वो कोटिंग उसका आउटसाइड माइक्रोबायोम सेट करता है। तो ये मैं सीड की तरफ लेके जाता हूँ। सीड भी जब बनता है तो सीड इज अ पूरे प्लांट की पूरी एनर्जी सीड के अंदर आ जाती है, उसके बाद ही वो आगे ग्रो हो सकता है। अगर सीड की इंडस्ट्री कॉम्प्रोमाइज होगी
और सीड के ऊपर अगर उसके ऊपर ऑन द टॉप तुमने उसके ऊपर कोटिंग किया कोई इंसेक्टिसाइड का या फंजीसाइड का, तो जब आप कॉम्प्रोमाइज सीड जमीन में डालोगे, तो उसका अधमरा सीड अगर जमीन में डालोगे तो अधमरा ही प्लांट आएगा। उसमें से जो आएगा इम्यूनिटी कॉपी भी उसकी कॉम्प्रोमाइज ही रहेगी, उसको आप खाद डालना पड़ेगा, उसको आपको स्प्रे मारना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन मिलेगा। मतलब हम लोग स्प्रे मारते हैं और खाते हैं, ये हालत है। स्प्रे मारने का मीनिंग क्या है, हम लोग सिर्फ मास्किंग कर रहे हैं, उसका जो जो दिखता है इंसेक्ट या फंगस, उसको हम दबाते हैं और खाते हैं। वो न्यूट्रिशनली उसमें फिर ताकत नहीं रहती हमारे, हम पेट भरने के लिए खाते हैं। इसलिए हमारे अभी आज के खाने में आप देखोगे कभी भी लोग खाते हैं 2-2 घंटे में भूख लगती है बच्चों को, क्योंकि उसमें उसका हाइड्रेशन ही नहीं होता है बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से उसको मिलते ही नहीं है बॉडी में, तो भूख लगती है। अगर आप अच्छा ट्रेडिशनल खाना खाओ, जैसे मिलेट्स वगैरह अच्छा खाओ, अच्छे वेजिटेबल्स खाओ, अच्छे फ्रूट्स खाओ जो आपको मालूम है ऑर्गेनिकली ग्रोन, तो आपको इमीडिएट भूख भी नहीं लगेगी। आप अच्छे काफी घंटों तक आप स्ट्रेच कर पाओगे। आपको 2 मील का प्रोग्राम करना है तो आराम से कर सकते हो आप 2 मील का प्रोग्राम ऐसे खाने के। मतलब एक तरफ हम 2 मील की बात करते हैं और खाना खाते हैं, कॉम्प्रोमाइज फूड खाते हैं, तो भूख लगती है बीच में। राइस भी खाओगे, व्हीट भी खाओगे, पूरा कॉम्प्रोमाइज है फूड आज की घड़ी में। काफी मतलब सर अब सोच रहा हूँ सही क्या है। मैं सर अभी थोड़ा कंक्लूड करना चाहता हूँ। आपके हिसाब से इतना जो हम डिस्कस किए हैं, सारा आपका समझ है, क्या डायरेक्शन में और क्या मतलब इमीडिएट स्टेप्स एज एन इंडस्ट्री हमें लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि सीड हाइब्रिड सीड ही में प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं कितना जीवामृतम डालूं, कुछ भी डालूं, तो फायदा क्या है सर? ये बात सच है। राइट, तो बेसिकली खेती देसी बीज से ही होना चाहिए। ये बात आप सच है, क्योंकि इतना सिस्टम डिग्रेड हो चुका है कि उसको रीसेट करने में बहुत कष्ट लगेंगे। तो कहने का, मैं बीच में भी एक किसी से बात कर रहा था कि अपने इंडिया में इतने सारे मेंटर्स हैं, और बहुत सारे मेंटर्स जो हैं जो ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बात करते हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर ही वो बोलते हैं ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। इसके ऊपर हम लोग बहुत हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कि केमिकल इंडस्ट्री वाले लोग हैं या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाले लोग हैं ना, वो कैपिटलाइज कर रहे हैं उस पर। यूनिवर्सिटी भी उस पर कैपिटलाइज कर रही है रॉन्गली। रादर देन दैट, उसको ये लोगों को समझना चाहिए कि जैसे स्पिरिचुअलिटी में होती है, भगवान एक ही है, पाथ कैन बी डिफरेंट। कोई क्रिश्चियनिटी में से जा सकता है, कोई इस्लाम में से जा सकता है, कोई बुद्धिज्म में से जा सकता है, कोई हिंदुज्म में से जा सकता है। पाथ कैन बी डिफरेंट, बट भगवान एक ही है, उस तरफ ही सबको जाना है। तो हमको नेचुरल फार्मिंग का मीनिंग ये है कि हमको सिंथेटिक्स अवॉइड करना है पूरी तरह से, और हमको कंज्यूमर को हेल्दी फूड देना। रूट्स कैन बी डिफरेंट, कोई जीवामृत बात करेगा, कोई संजीवनी बात करेगा, कोई अमृत बोलेगा, कोई इसको बेलजी सर कुछ दूसरा बोलेंगे, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। बट एक दूसरे को उन्होंने क्रॉस नहीं करना चाहिए कि ये खराब है, उसका खराब है, मेरा अच्छा है। ये जो बात होगी ना, ये गलत है। ये कैसी बात हो गई कि अभिनव का रिलीजन खराब है, मेरा रिलीजन अच्छा है, ये फॉलो करो। अरे पर अभिनव भी जा रहा है भगवान के लिए, उसका भी प्रयास वही है, अच्छी इस पे नहीं कर रहा, मैं भी कर रहा हूँ, पर डायरेक्शन अलग है। ये हमको एक साथ लाना पड़ेगा। और तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है, ये एक तरफ से यू आर डूइंग दैट जस्टिस, ये सब सभी लोगों को लाने के लिए और समन्वय साधना पड़ेगा धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा। फार्मर को ट्रस्ट नहीं है आज। फार्मर को क्यों ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि वो दुकान वाला जो होता है ना, जो दवाइयां बेचता है, वो उसको रोज मिलता है। पालेकर सर रोज नहीं मिलेंगे, अविनाश नहीं मिलेगा, कभी कभी कहाँ तो सुनेगा। पर ये जो लोग हैं ना, ये इनको रोज वो दवाई वाले ही आदमी मिलेगा, वही उसको बोलेगा ये तू डाल, उसको अच्छा रिजल्ट मिला, ये डाल, तेरा काम हो गया। तो उसका जो नेटवर्क है सोशल मीडिया की तरफ से भी काफी बढ़ते जा रहा है, लोग सुन रहे हैं यहाँ वहां से। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो तुम काम कर रहे हो उसी को ही करते रहो, ये तुम्हारा अच्छा कर्म है ये, और इसकी वजह से बाकी के लोग भी जुड़ते जाएंगे अच्छे से। और ये जब जितने आप भी पॉडकास्ट करोगे, आपका 2 साल पहले मैं आपको मिला था हॉलैंड में, और आज मैं मिल रहा हूँ, तो आपकी सोच में भी कितना परिवर्तन आया आगे मैं भी खुद देख पाता हूँ। नहीं तो थैंक यू सो मच सर। आई थिंक एट दिस पॉइंट सही क्या है गलत क्या है वो समझ नहीं आता, बिकॉज देयर सो मच इन्फॉर्मेशन। अब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, कल किसी और से बात करूंगा, वो कुछ और मुझे बोलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सही हो आप गलत हो, बट मैं कह रहा हूँ कि एज अ यंगस्टर सही क्या है, किस पे एक्ट करना चाहिए, किस पॉइंट पे मुझे एक्ट करना चाहिए, हमें एक्ट करना चाहिए, वो समझना बहुत जरूरी है। एंड देयर हैज टू बी सम मिडिल पॉइंट। मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे आपने बोला सिस्टम को हिलाना तो पॉसिबल नहीं है, बट मानो आपने ब्लैक ट्यूलिप जैसे कंपनी में अगर
2 फार्म को ही 50% रिवर्सल कर लिया, शायद वो आपका कर्म है कि आप अच्छे तरीके से कुछ कर पा रहे हो। मेरा कर्म में भी एजुकेट करना हो, या फिर आई डोंट नो मेरा एग्जैक्ट क्या स्वीट स्पॉट है मैं खोजना चाह रहा हूँ, वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। बट उम्मीद करता हूँ कि अवेयरनेस हो। अब इसका एग्जैक्ट आउटकम क्या है इस पॉडकास्ट का, आई एम नॉट श्योर। जनरली मैं कह रहा हूँ कि लोग क्या परसीव करेंगे, कैसे करेंगे, बट प्रिंसिपली जो आप मुझे बोले हो, मुझे बहुत सारे लोग ये मतलब लेजेंड्स भी बोले हैं ये कि ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड मुझे भी लग रहा है कि समथिंग हैज टू चेंज, समथिंग हैज टू बी चेंज। समवन लाइक यू विद सो मच एक्सपीरियंस, सो मच एक्सपोजर, आई वुड से मोर देन एक्सपीरियंस। आप दुनिया देखे हो, मतलब यूरोप देखे हो, अफ्रीका देखे हो, भारत भी देखे हो, एंड देन इफ यू कैन से दिस, व्हिच मींस कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में, राइट? सो आई थिंक विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड। इफ देयर इज एनी वन फाइनल मैसेज जो आप लोग को देना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन। हमारा पहला ऑनलाइन पॉडकास्ट भी था, सो यूनिक एक्सपीरियंस, बट क्या आप लोग को कहना चाहेंगे, कंज्यूमर्स को और किसान को, दोनों को एक एक मैसेज? किसानों को हेट्रेड नहीं होना चाहिए शहरों के लोगों के बारे में, ये फंडामेंटली निकल जाना चाहिए हेट्रेड। ये मेंटालिटी जो है इसके ऊपर काम करना ही चाहिए। सब हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, सभी तरफ दुनिया में भी जो होंगे या अपने देश में भी होंगे। ये फंडामेंटल सेंसिटिविटी की बात है, जो हमारे लिए हम जैसे खाना उगाते हैं वैसे ही सभी के लिए उगाओ, ये सच बात। और अगर कहीं आंसर नहीं मिले तो जंगल में जाओ, जंगल को देखो, जंगल में आपको आंसर मिलता है। दैट इज इट। बाकी उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई है आपके पॉडकास्ट में भी और बताते रहते हैं, बट आंसर इज इन द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड। सो एनीथिंग एल्स? आई थिंक अदरवाइज विल कॉल इट अ पॉडकास्ट। काफी अच्छा लंबा भी हो गया। थैंक यू। Perfect, sir. Thank you so much. But I hope to see you soon.